Watch all the electrifying PSL 9 action live on A Sports. Don't miss out. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक है। मैं नहीं ठीक, सीरियसली आज मेरा तो कुछ दिल ही नहीं चाह रहा करने को। मतलब मेरी मर्जी नहीं थी आज शो करने की। सुबह बिस्तर से उठा नहीं जा रहा था, लेकिन हमारी चलती कहाँ है? मतलब हमारी मर्जी तो चलती नहीं। बचपन से अगर मैं अपने दिल के फपोले फोड़ूँ ना, तो बचपन से जब हम पैदा होते हैं उसके बाद जब हमें थोड़ा शऊर आता है तो हम अम्मी अब्बू की सुन रहे होते हैं, नहीं 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 तुम साइंस लोगी। अरे भाई साइंस नहीं लेनी, नहीं कोई और किसी की वैल्यू नहीं है किसी चीज़ की, साइंस ही लेनी है। अच्छा भाई चलें भाई साइंस ले ली। दादा दादी हो, नाना नानी हो, खबरदार जो घर से बाहर 9 बजे के बाद रहे, और इतने बजे घर आ जाना, वहाँ नहीं जाना, इधर नहीं रहना, ये नहीं करना। यानी कि जो पाबंदियों की जो लिस्ट है ये बचपन से शुरू हो जाती है। अम्मी अब्बू, बड़ी बहन, बड़ा भाई, नानी नाना, दादी दादा, और जो भी जितने भी बड़े माशाल्लाह ख़ानदान वाले भी अक्सर घुस जाते हैं बीच में। ये नहीं करो, वो नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे मत खाओ, यूँ हंसो, यूँ नहीं चलो, लड़कियाँ ऐसे नहीं करती, लड़कियाँ ऐसे नहीं बैठती। ओह, फिर ख़त्म नहीं हुई अभी पाबंदियाँ। फिर माशाल्लाह जब आप शादियों के दूसरे घर जाते तो आपके मियाँ कोई थानेदार होते हैं कभी कभार, ये नहीं पहनना, हाँ चाक बड़े हैं, ये नहीं करना, अरे इतना क्यों बोल रही हो, चुप रहा करो, खबरदार जो ज़्यादा बोली। और तो और उससे बात नहीं करना, उससे नहीं मिलना, दोस्ती ख़त्म कर दो अपनी दोस्त से, बहनों को क्यों बताती हो, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खाली मियाँ ही नहीं, माशाल्लाह कभी कभार सास भी बोल देती है, उससे दोस्ती नहीं रखना। वो जो है ना मेरी रिश्तेदार, वो जो मेरी नंद है ना, उससे दोस्ती नहीं रखना। हाँ, उसने मेरे साथ बहुत बुरी सारी ज़िंदगी रवैया रखा है, तुम ना उससे दोस्ती रखना, तुम ये ना करना, तुम सुबह इतनी देर से सो के क्यों उठती हो। और बहुत सारे ऐसे लोग आपको हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, आपकी ज़िंदगी को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत नेगेटिव हो रही हूँ, हाँ कभी कभार पॉजिटिव अगर मैं बोलूँ तो हमारी तरबियत के लिए भी करते हैं हमारे बड़े, लेकिन हम आदी हो जाते हैं लोगों की सुनने की। हमारे फैसला करने की कुव्वत आहिस्ता आहिस्ता हमसे छीन ली जाती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि हमें आता ही नहीं कि हम अपने लिए फ़ैसला कैसे करें। फिर हम दूसरों की बातों पर बहुत ज़्यादा अमल करते हैं। अब शॉपिंग करने जाते हैं तो पठान भाई कहता है ना कि बाजी ये और ये ज़ख्मी कलर मिलाओ, क्या अच्छा लगेगा। और जब हम वो कपड़े बनाते हैं वो डिज़ास्ट्रस लगते हैं, क्योंकि हमने वो पठान भाई की बात सुनी होती है। मैंने तो कल 3 अलग अलग दुकान वालों को चुप कराया है कि खुदा के वास्ते मुझे मत मशवरा दें। मैं अपने कपड़ों के लिए चीज़ें ढूंढ रही थी, वो करी थी मिक्स एंड मैच, तो मशवरे उल्टे पुल्टे दिए जा रहे हैं। इतनी गंदी गंदी कढ़ाइयों के मशवरे, इतनी गंदी गंदी वो जो सीक्वेंस वगैरह हैं उनके डिज़ाइनों के मशवरे के ना, मुझे अजीब सा कुछ हो रहा था। अब जिसको समझ नहीं है, जिसको पता नहीं है, तो वो तो उनकी बातों में आ जाती होंगी ना, और फिर पता नहीं क्या बना के पहन के खड़ी हो जाती है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हाईलाइट हम आज करने वाले हैं, मैंने अक्सर नोट किया है जब हम सैलून्स पे जाते हैं तो जो रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है जिसका काम सिर्फ अपॉइंटमेंट्स लेना होता है और सारी चीज़ें नोट करके लिखना होता है, वो सेल्स गर्ल बन जाती है उस वक्त। उसको सैलून्स में फेशियल्स बेचने होते हैं। किसी के ऊपर कुछ सूट करे ना करे उसका काम है। ये मशीन बाजी पता नहीं फलाने मुल्कों से लेकर आई हैं, इसको हाईलाइट करना है, इसको बेचना है, इस मशीन के पैसे निकालने। तो जी वो पता नहीं क्या क्या लिस्टें बना के आपकी शक्ल देखी कि हाय हाय ये छाइयाँ ख़त्म करवानी है, अभी इस फेशियल से चली जाएंगी। ना ए पता ना जेड पता,
कुछ भी नहीं पता, लेकिन सिर्फ ये पता है कि मुझे बेचना है। सो वो बेचने के चक्कर में कभी कभार एक तो सैलून जाने वाली ख़वातीन के पैसे इतने बर्बाद कराती हैं, और उसके बाद पैसे बर्बाद होने के बाद स्किन भी बर्बाद होती है, क्योंकि वो फेशियल उनके लिए बना नहीं होता। आपने छेड़ा स्किन को और स्किन हो गई गड़बड़। सो बराए मेहरबानी, ये जो हम सुनते हैं, जिनकी जो हमारे प्यारे हैं, जो कभी कभार हमारी भलाई के लिए हमें मशवरे देते हैं, उनकी सुने, लेकिन खुदारा ये अपनी आदत ना बना लें कि बस मुझे सबकी सुननी है। सुने सबकी, करे अपनी। दिमाग ऐसा बनाए कि पठान भाई आपको अगर गलत मशवरे दे रहा है तो उनको रिजेक्ट कर दें। वो कौन से आपके सगे हैं भाई? किसी ABCD सैलून वाली लड़की जिसको कोई नॉलेज नहीं है, वो आपको कोई मशवरे दे रही है, प्लीज़ अपनी रिसर्च करके खुद जाएं, या ऐसे सैलून जाएं, ऐसे लोगों से मशवरे लें जिनके बारे में आप जानते हैं कि वो ऑथेंटिक है। सो यहाँ कोई एक एक्सपर्ट्स की टीम मेरे पास मौजूद है, और मैं उनसे वो सारे सवाल करने वाली हूँ जिस सैलून में जाकर आपके ऊपर मतलब प्रेशराइज किया जाता है कि ये चीज़ तो आपके लिए बनी है। सो आज कुछ चीज़ें हम हाईलाइट करेंगे जिनकी मदद से आपको अंदाज़ा होगा कि ये आपके लिए नहीं है और ये आपके लिए है। सो कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स, ऑथेंटिक लोग हमारे पास आज शो पे होंगे, जो हम सब मिलकर करेंगे आपकी मदद, ताकि जो आपकी आदत है ना सुनने की, ये कम से कम इस चीज़ में ना मतलब आपको नुकसान पहुंचाए। तो छोटे से ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए। आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, कैसे अच्छा होगा पता नहीं, सोचे मशवरे दें। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि हमने आपको कहा कि कभी नहीं आपकी मर्ज़ी चली, तो वो जो आदत डेवलप हो गई है, कम से कम इस चीज़ में अपनी मर्ज़ी ज़रूर चलाएं और अपनी रिसर्च करके डर्मेटोलॉजिस्ट या सैलून्स जाएं, क्योंकि वहाँ जो मार्केटिंग टीम है वो आपकी बाल की खाल भी निकाल लेगी, मतलब वो आपकी खाल भी नोच लेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो वहाँ आपकी मर्ज़ी चलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हमारे पास एक पैनल है, ऑथेंटिक टीम जो हमारे पास मौजूद है, वो आपके सारे सवालों के जवाब देगी। हमारे पास हेयर एक्सपर्ट हैं, हमारे पास स्किन एक्सपर्ट हैं, और जो ज़ाहिर है फिर डॉक्टर भी हैं। सो ये पैनल जो है आपको गाइडलाइंस देगा कि आप किसी भी ABC सैलून के पास जाके उनकी बताई हुई चीज़ों पर अमल करने से बेहतर अपनी स्किन को सबसे अच्छा आप जानते हैं। पहले आप खुद रिसर्च करें और फिर वो रिसर्च करके जाएं। अगर आपको बहुत जल्दी है कि मुझे फेशियल कराना है और ये गायब हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, तो एक दिन में कोई कहानी नहीं हो सकती। बात करें, और जो रिसेप्शनिस्ट हैं वो स्किन एक्सपर्ट नहीं होती, या तो आप प्रॉपर स्किन एक्सपर्ट से मिलें और उनके मशवरों पर अमल करें। सो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं आलिया फारूक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, तुम बताओ खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कहा आज यहाँ वो शख्सियत होनी चाहिए जिसको मैं अपनी स्किन को हाथ लगाने देती हूँ, क्योंकि जब क्रेडिबिलिटी है तो ही मैं लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। सो मेरा फेशियल तो अगर मैं किसी दिन खूबसूरत लग रही होती हूँ तो उसके पीछे आलिया फारूक का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मेरे साथ है डॉक्टर बतूल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी वजह से भी मैं चमकती हूँ, और एक दफ़ा तो बड़ा ही ज़बरदस्त, मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है फेशियल कराने का, कुछ ऐसा कर दे मैं चमक जाऊँ, मुझे ट्रैवल करना है। तो फिर इन्होंने जो करिश्मे दिखाए, ये सिरम लगाओ, वो फलाना करो, ये प्रोसीजर करें। सो इसीलिए फिर हम जो पैनल बना रहे हैं, जो मेरे ऊपर इस्तेमाल हुई हुई चीज़ें मैं सब मतलब लाइक उनकी मदद से आप तक सही मशवरे पहुंचाऊंगी। क्योंकि अक्सर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं तो वो कहते हैं ये भी करा लो, वो भी करा लो, ये भी करा लो, और सूट नहीं कर रहा होता, फिर आप कुछ और ही बन जाते मखलूक, है ना? असल यही है बेसिकली, लिसनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर असेसमेंट ऑफ पेशेंट या असेसमेंट ऑफ क्लाइंट, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें। अगर आपकी असेसमेंट सही है और जो भी आपका क्लाइंट या पेशेंट डिमांड कर रहा है, अगर आप उसको उसी लेवल पे ले जाकर आप देते हैं वो ट्रीटमेंट, तो ना सिर्फ आपकी स्किन अच्छी होती है बल्कि वो फिर पेशेंट और एक क्लाइंट, उस डॉक्टर का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाता है। अब आपने जैसे कहा था मेरे पास शॉर्ट टाइम है, मैं उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती, लेटेस्ट ट्रीटमेंट था, हमने जो भी किया
इंजेक्टेबल्स हमने नहीं यूज़ किए, हमने वो क्या सिर्फ था, ऑक्सीजन क्या? एक्सोसोम्स अच्छा, हमने वो ऑक्सीजन थेरेपी के साथ एक्सोसोम जितना हम उसकी पेनिट्रेशन करा सकते थे कराए। यू नीड द ग्लो, आपकी डिमांड क्या थी, मेरी स्किन टाइट ना हो, मुझे सिर्फ ग्लो चाहिए, हाँ। कि मुझे कम से कम मेकअप करना पड़े। तो द थिंग इज दैट एक्सोसोम्स बेसिकली आपकी स्किन रीजनरेशन बहुत फास्ट करते हैं और जो ग्लोइंग इफेक्ट होता है उसको रिटेन अच्छा करते हैं। अच्छा, ये तो सारी हम बातें करेंगे, लेकिन क्या होता है कि फ़र्ज़ करें माशाल्लाह से वो क्लाइंट्स आते हैं, अब चाहे वो आपका रिसेप्शन हो, आपका हो, किसी भी ABCD सैलून का हो, रिसेप्शनिस्ट को कितनी नॉलेज होती है? मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँगी। देखें, रिसेप्शनिस्ट की नॉलेज होनी चाहिए। हाँ। जाहिर है जब हम उनको हायर करते हैं तो हम उनको ट्रेन भी करते हैं। लेकिन कभी क्लाइंट्स कुछ ऐसे आ जाते हैं जो कि रिसेप्शन की भी नहीं सुनते और लड़कियों की भी नहीं सुनते। अच्छा। तो फिर देन आई हैव टू स्टेप इन, बिकॉज हमारे यहाँ ये बहुत ट्रेंड है कि जी उसने हाइड्रा फेशियल किया था तो मुझे भी हाइड्रा फेशियल लेना है। बट सबसे बड़ी बात यह कि आया आपको हाइड्रा फेशियल की ज़रूरत है कि नहीं है। हमारे यहाँ एक कैट रेस और डॉग रेस है कि जो सब ने करा ली वो मैंने ज़रूर कराना है, विच आई थिंक पर्सनली थिंक इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी अपनी स्किन किस किस्म की है। ये आप बात जो करिए ये ऑपोजिट बात है, लेकिन बहुत सारे सैलून्स ऐसे करते हैं कि वो जो रिसेप्शन पे लड़कियां होती हैं वो मक टियर बनी हुई होती हैं। वो कह रही है 4 बहनें आई हैं, ठक 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 सब वही करा लो। वही जो भेड़चाल वाली बात है, एक्चुअली ये सैलून्स पे रिसेप्शनिस्ट कर रही होती है कि आपकी छाइयाँ हैं, सबको पता है। जो समझदार लोग होंगे वो कहेंगे छाइयाँ एक फेशियल से नहीं जा सकती, लेकिन क्योंकि उनको अपनी प्रोडक्ट बेचनी होती है, चलो जी ये छाइयाँ यूं चली जाएंगी, फलाना चीज़ करा लो। और डर्मेटोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं कि एक दफा में नहीं जा सकती और एक ट्रीटमेंट से नहीं जाती, यू हैव टू अप्लाई। लेकिन बहुत सारे सैलून ये धोखा दे रहे हैं, बहुत सारे क्लिनिक्स ये धोखा दे रहे हैं कि आपकी छाइयाँ ये आप जाएंगी 15,000 का या 25,000 की ये चीज़ है, वैनिश, खत्म हो जाएगी। देखिए, स्किन कंडीशन जो है ना वो सबसे ज़रूरी होती है। स्किन कंडीशन को 3 से 6 महीने लगते हैं ठीक होने में। अब स्किन कंडीशंस क्या है, सबसे पहले तो हमें ये एजुकेट करना है पब्लिक को कि स्किन टाइप्स क्या हैं और स्किन कंडीशंस क्या हैं। स्किन टाइप्स हमारी 3 या 4 हैं, जो नॉर्मल हम कहते हैं, ऑयली है, सेंसिटिव है, ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा, एक मिनट, यहाँ से आते हैं ना, लोगों को कैसे पता चले कि उनकी स्किन क्या है? ये थोड़ा सा ये भी बताती जाए ना, थोड़ा थोड़ा। जैसे आप फर्ज करें ड्राई स्किन वालों को कैसे पता चलेगा? वो तो जब साबुन से मुंह धो के आ जाते या फेस वॉश लगाते तो उनको लगता है ओह उनका रंग तो साफ हो गया, वो तो क्लीन लग रहे, तो उनको कैसे पता चले उनकी? देखिए, सबसे पहले तो हम स्किन एनालाइज करते हैं। स्किन एनालाइजर होता है, इसमें से ब्लू लाइट निकलती है। जब ब्लू लाइट निकलती है तो फिर ये अभी नज़र नहीं आ रही क्योंकि आपकी वाइट लाइट होती है। जब आप स्किन एनालाइजर के नीचे अपनी स्किन को देखते हैं तो इसमें से ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जो आपकी स्किन में 3 से 4 टोन्स हमें नज़र आते हैं। वो 3 से 4 डिफरेंट टोन्स बताता है। येलो बताता है कि आप में ऑयली पैचेस कहाँ हैं, ओके। वाइट टोन बताता है कि आपकी स्किन थिक किधर है, पर्पल टोन बताता है कि आपकी पिगमेंटेशन कहाँ है। तो ये जो लाइट है इसकी मदद से आपको, इसकी मदद से इस लैंप यानी एक स्किन पे 4-5 चीजें जो हो रही हैं वो सब ये जान सकती है। और आप इसमें से देखेंगे तो निदा तुम खुद भी डर जाओगी कि अच्छा ये स्किन है अंदर से। सो इट गिव्स अ वेरी टेरिफाइंग इफेक्ट ऑफ द स्किन। बट इससे स्किन एनालाइजर ऐसे आपको पता चल जाता है। अच्छा, आप मुझे ये तो, अब मेरे पास तो घर में तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो अब बतूल मुझे ये बताएं आप कि आम औरत को कैसे पता चले कि उसकी स्किन क्या है? अच्छा, जैसे मेरी स्किन, मैं आपको अपने बारे में बताऊं, वैरी करती है। किसी मौसम में कुछ हो जाती है, कम नींद हो रही होती है तो कुछ हो जाती है, ज्यादा नींद हो रही होती है तो कुछ हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, कॉम्बिनेशन टाइप हुई आपकी, ठीक है। अच्छा, रात में जब आप फेस वॉश कर लें सब कुछ, आपने फेस पे कुछ नहीं लगाना। अच्छा, सुबह उठें आप, सबसे पहले आप फुल टिश्यू पेपर यहाँ से यहाँ तक लेंगे, रख लीजिए आप फेस पे। टिश्यू पेपर नहीं है, आप बटर पेपर ले लीजिए, ठीक है। टिश्यू पेपर रखने के बाद अगर आपके यहाँ पे ऑयल आता है, यहाँ पे ऑयल आता है, तो इट मीन्स कि आपका टी जोन ऑयली है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। अगर ये आप एक्सपेरिमेंट बता रही हैं ये कि आम आदमी जानने के लिए क्या को कैसे जज कर सकते हैं कि मेरी कौन सी टाइप ऑफ स्किन, ठीक है। ये टी जोन ऑयली हो गया, ये नॉर्मल स्किन, इट मीन्स कि आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, ठीक है। और सर्दियों में ये वाला हिस्सा भी ड्राई हो जाता होगा और पूरी स्किन जो है आपकी नॉर्मल रहती है, ठीक है। ओके। अच्छा, अगर फुल फेस पे आपके कहीं पे भी ऑयल नहीं आया, इट मीन्स आपकी ड्राई स्किन है। जब आपने रात में कुछ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाना आपने, अगर एसेस करना है, बिल्कुल।
और अगर आपको जो है फेस पे हल्का हल्का हर जगह थोड़ा थोड़ा ऑयल आ रहा है, बिल्कुल हल्का हल्का, देन आपकी नॉर्मल स्किन है। अच्छा, इट normal। मीन्स, हाँ, इट मीन्स कि रात में आपके सेबेशियस ग्लैंड काम कर रहे थे, उसमें थोड़ा थोड़ा सीबम आया हर जगह, सब इक्वल क्वांटिटी यहाँ अब पे। ये नहीं हो कि रात को आप एसी खोल के सो जाएं, यस, क्योंकि आपने एसी तो नॉर्मली सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल आपने हाँ। नॉर्मली रखना है। और अगर सुबह उठकर ये सर आपका रेड होता है, या यहाँ पे रेडनेस, या यहाँ पे बालों को दाने निकलते हैं, तो इट मीन्स आपकी सेंसिटिव स्किन, ठीक है। तो इस तरह आपने ड्राई स्किन का कैसे पता चलेगा? कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ड्राई होगी सुबह। हाँ। इट मीन, और उसको आपको ट्रीट कराना बहुत नेसेसरी है। इट मीन्स कि आपके सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी अच्छी नहीं है। ओके। सबसे बेस्ट स्किन होती है ऑयली या कॉम्बिनेशन। ओके। उस पर हर ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है, लेस प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी होती है आपको। हाँ। आपकी स्किन सही रहती है, अंदर से खाना पीना अच्छा रखेंगे तो आपकी स्किन ग्लो करती रहेगी। ओके। सबसे ज़्यादा वर्क ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन पे करना होता है, उनको ट्रीटमेंट्स की नीड होती है। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं फॉर एग्जांपल हम सैलून ट्रीटमेंट्स में आते हैं। अब कोई छाइयों वाली आई जिसके मुंह पे छाइयाँ भरी हैं, तो मैंने अक्सर ABCD सैलून्स का नाम ले रही हूँ, आप लोगों की बात नहीं करी, जाहिर है आप लोगों की क्रेडिबिलिटी है तो ही आप यहाँ बैठे हुए हैं। सो उनकी रिसेप्शनिस्ट लोगों को गाइडलाइंस ही देती हैं, आप ये वाला फेशियल करा लें, आप फलाना पील करा लें, आप ये, और 2 दिन बाद या अगले दिन शादी होती है घर में, उस दावत के लिए उन्होंने। और हमारे पास एक केस भी ऐसा है, शाजिया को भेजोगी ज़रा ताकि हम केसेस को मद्देनज़र रखते हुए, शाजिया आ जाओ। और क्योंकि हेयर एक्सपर्ट भी हमारे पास है तो मानूर को भी भेज दे। मानूर मिस्का हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? प्लीज़ आइए बैठिए। तो हेयर एक्सपर्ट भी आ गए, मैंने कहा 3 अलग अलग लोग होने चाहिए। तो यहाँ पे इससे पहले कि मैं यहाँ जो हमारी जो इनके साथ हुआ केस वो उस पे जाऊँ, रिसेप्शनिस्ट है यहाँ पे बैठी हुई। हाँ, ये कौन सा ब्यूटी पार्लर है ये भी सोच लो, कोई असल में ना निकला है। नहीं भाई, अरीज ब्यूटी पार्लर क्या पता असल में हो, ABCD ब्यूटी पार्लर है, मैं किसी का नाम नहीं ले रही क्योंकि मुझे नहीं पता। क्या गुड मॉर्निंग, यू नेवर नो, किसी नुक्कड़ पे ये भी खुला हो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्यूटी पार्लर, किसी पाकिस्तान के अंदरूनी शहर। पार्लर 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 सैलून सैलून। अच्छा भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपके पास कौन कौन से फेशियल हैं? मुझे फेशियल कराना है। हमारे पास हाइड्रा फेशियल होता है, गोल्डन फेशियल होता है, सिल्वर फेशियल होता है, डायमंड फेशियल होता है, और इसके अलावा हमारे पास एक्नी फेशियल होता है, और फेस टाइटनिंग डे फेस टाइटनिंग फेशियल होता है। और आप जो है ना गोल्डन फेशियल करा, मैं गोल्डन करा लूँ? इससे आपकी स्किन है ना इतनी चमक जाएगी। इसके तो रिपीटेड कस्टमर है हमारे पास। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। और कितने का है गोल्डन फेशियल? मैडम आपको प्राइसेस बता देंगे, बहुत सस्ता है, इतना महंगा भी नहीं है, बट आपकी स्किन इतनी चमक जाएगी, आप अगले दिन परेशान हो जाएंगे स्किन देख के। कि इतनी अगले दिन ज़्यादा चमक गई अब ये है। किस साइकाज़म में, ये अगले दिन परेशान हो जाएगी। क्योंकि आपकी स्किन सूरज की तरह चमकेगी ना। ओए ओए, तो कितने का ये गोल्डन फेशियल जरा बताइएगा तो? 2000 का है बस। अरे सस्ता है, करा ले भाई। 2000 मतलब लाइक तुम इकट्ठे करा लो ना। 2000 में क्या? गोल्ड डायमंड सिल्वर तीनों करा हाँ, लो। तीनों नहीं हो सकता। मैं सुबह गोल्ड करा लूँ, फिर दोपहर में सिल्वर करा लूँ, और रात में डायमंड, क्योंकि कल मुझे शादी में जाना है। फिर दिन में आपकी स्किन सूरज की तरह चमकेगी और रात में चांद की तरह। ऐसा ही कुछ होता है। प्राइसेस जाहिर है ऐसी रीजनेबल बताई जाती है कि आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, मगर आपको ये नहीं पता कि वो क्या प्रोडक्ट यूज़ करिए। आप खुद सोचें कि जब वो कम प्राइस का फेशियल करिए तो वो क्या प्रोडक्ट यूज़ करेंगी, कितनी महंगी आती हैं, ज़रा प्रोडक्ट्स आप बताइए। क्योंकि थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बताना होगा कि जब आप फेशियल की प्राइस सुनते हैं ना, तो 2000 में आपको खुद सोचना चाहिए, नॉट कंडेमिंग एनी सैलून, कि 2000 में तो प्रोडक्ट्स भी प्रॉपर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं आते। एक हम आम भी अगर एक ट्यूब स्क्रब की लेना चाहते हैं, कौन सी अच्छी प्रोडक्ट आपको स्क्रब मिलेगा? 2000 में नहीं आएगा, बिल्कुल। 4000 से कम की वो बॉटल नहीं है स्क्रब That's so की। true. और स्पेशली इफ यू गो टू बाय अ नाइस ब्रांड, Yes. तो उसकी एक एक जेल्स या कोई भी आप चीज़ यूज़ करें 2000 में तो कुछ भी नहीं आ सकता। और दूसरा ये हमें ये देखना है कि आजकल जो स्किन ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि आजकल तो नॉर्मल प्रोडक्ट्स पे फेशियल होता भी नहीं है, सब कॉस्मेक्यूटिकल्स यूज़ कर रहे हैं। और कॉस्मेक्यूटिकल्स में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या होते हैं कॉस्मेक्यूटिकल? जो
स्किन प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये मेडिकल प्रोडक्ट से बने हुए हैं। अच्छा। लाइक आपकी जितनी अल्फा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट्स हैं केमिकल से बने हुए AHAs हो गए, BHAs हो गए, आपके ग्लाइकोल, आपने आजकल पढ़ा होगा ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सारे एसिड जो हैं बहुत कॉमनली यूज हो रहे हैं फेशियल्स में, जी जी, जो कि हमारी स्किन को ट्रीट करते हैं, जिसमें आपकी पिगमेंटेशन ट्रीट होती है, एक्नी ट्रीट होती है, आपकी डिहाइड्रेशन ट्रीट होती है, आपके रिंकल्स और एजिंग ट्रीट होती है। तो जब तक आप ये सारे प्रोडक्ट्स प्रॉपर केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करेंगे, आपको स्किन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। और स्किन ओवरनाइट कभी भी ठीक नहीं होती, ओवरनाइट बाल लंबे और घने कभी भी नहीं होते। तो आपको थोड़ी सी जेन्युइनिटी करनी चाहिए कि हमें थोड़ी अपनी अक्ल भी तो इस्तेमाल करें ना, औरतों को कहाँ चली जाती है। और स्किन को भी एटलीस्ट 3 to 6 months चाहिए रिकवर करने के लिए, क्योंकि एक लेयर जो नीचे होता है एक्सफोलिएशन या पील करने से वो ऊपर आता है, हर 3 वीक्स के बाद एक नया लेयर स्किन का डेवलप होता है। जो मेरा तरीका है एसेस करने का स्किन को, वो ये है कि आप मुंह धोते हैं, कभी भी आपने फेशियल देखा है कि साबुन के साथ फेशियल हो रहा हो? नो, बिकॉज साबुन इज़ नॉट अ प्रोडक्ट टू वॉश योर फेस। फेस वॉशेस जो हैं हमारी क्लाइमेट के लिए नहीं है, हमारी 99.9% का जो क्लाइंटल है, जो पब्लिक है, उनकी स्किन डिहाइड्रेटेड है, क्योंकि धो के वो साबुन से मुंह धोती हैं। फेस हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट लाइक मैंने भी कोई 8th या 9th में फेस वॉश लगाना शुरू किया है, उससे पहले तक तो मुझे यही पता था साबुन से मुंह धोना है। हम इतना मुंह धोते हैं, दिन में 5 दफा 6 दफा 5 दफा वुजू करेंगे, 5 दफा मुंह धोएंगे, क्योंकि हमें लगता है मुंह धोने से फ्रेश इफेक्ट। देखो मैं a lot of people जिनको एक्ने होती है उनको भी बार-बार लोग कहते हैं मुंह धो, और वो they are over stripping the facial natural oils, they're stripping natural oils। और कभी-कभी स्किन जो एक्नी प्रोड्यूस करती है, वो स्किन अपनी बचाव के लिए भी प्रोड्यूस करती है कि खुदा के वास्ते छोड़ दो मेरा पीछा, मुझे सांस लेने दो थोड़ा सा, राइट। और एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम आपको बहुत सारे ABCD सैलून और क्लिनिक्स की कहानी सुनाते हैं और देखते हैं कि किसके साथ क्या हुआ है। यहाँ एक पेशेंट बैठी हुई है, देखिए भाई ब्रेक के बाद क्या क्या सीखने को मिलता है। तो हर जगह हर किसी की नहीं सुननी, सुनो सबकी लेकिन करो अपनी। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुनो सबकी करो अपनी, खास तौर पे ऐसे वक्त जब आपको ये पता हो कि सामने वाला जो आपको गाइडलाइंस दे रहा है वो उसमें आपका नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसका फ़ायदा है। सो इसीलिए मैं आपको बताने समझाने के लिए यहाँ पे एक पूरा पैनल बिठाया है, हेयर स्किन एंड लाइक क्लिनिक एक्सपर्ट, सारे मतलब लाइक डॉक्टर भी हैं। यहाँ मेरे साथ सामने बैठी हुई है शाजिया, और शाजिया के साथ क्या आप बीती है ज़रा सुनते हैं। जी शाजिया, क्या हुआ था आपके साथ? मैं सैलून गई थी, तो उन्होंने एक फेशियल करा, मेरे ब्लीच करी, कैसे आपका चेहरा बहुत अच्छा हो फेशियल किया और ब्लीच भी कर दी उसी वक्त? ब्लीच भी करी और फेशियल भी करा। हाँ। और उन्होंने बोला आपका चेहरा बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने करवा लिया, मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा, चलो करा ले। तो मुझे जाना भी था तो मैंने करवाया। उसके बाद में आई तो मेरी जिल देखें इन्होंने कैसे कर दिए, पूरा और ज़्यादा दाग धब्बे हो गए। मेरी बहन आएंगी बड़ी वाली, वो मुझसे छोटी लगती हैं, अब मैं बड़ी लगती हूँ उनसे क्योंकि उन्होंने ऐसे मेरा चेहरा कर दिया ना, लोग कहने लग गए कि आप तुम बड़ी लग रही हैं, ये छोटी लग रही है। मेरी बहन है, जरा कैमरे में भी दिखा दें, छोटी बहन बड़ी बहन कैसे मेरी जिल कर दी। वैसे हमारी लाइट इतनी प्यारी है, वैसे आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ये हमारी लाइटिंग का कमाल है। सुनो मुझे भी कोई प्यारा दिखा दिया कर। अब मुझे ऐसा कर रहे हैं कि मैं सही लगने लग चली जाना। मैंने अब दूसरों को भी ये मशवरा दूंगी कोई सैलून नहीं जाए, कोई बोलेगा भी ना, बोलूंगी वहाँ नहीं सैलून नहीं जाए, मतलब जाए ना मेरा चेहरा ऐसा कर दिया ना उन्होंने कि मैं दूसरों को भी बोलूंगी नहीं जाए वहाँ पर। सैलून नहीं जाए, मगर ऑथेंटिक जगहों पे जाकर फायदा होता है। मैं अगर 2 महीने सैलून नहीं जाती ना तो मेरी स्किन देख के मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं रोज़ इतना मेकअप करती हूँ, इतनी पॉल्यूशन है, मुझे ज़रूरत पड़ती है जाने की, मगर मैं सही जगह जाती हूँ क्योंकि मुझे खुद भी नॉलेज है। तो खुद थोड़ा यूट्यूब पे सर्च कर ले, किसी से मशवरा कर ले ज़रा जो आपका अपना है कि भाई हाँ ये कराऊँ कि ना कराऊँ। अच्छा भाई मुझे ये बताएं ये जो फेशियल है उसमें ब्लीच
और फेशियल एक साथ हो सकता है कि नहीं? नहीं देखें, हो सकता है बट ज़रूरत नहीं पड़ती फेस पॉलिश या ब्लीच कराने की, बिकॉज़ अगर प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा है तो उसमें आपको ब्लीच की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ख़ास तौर पे जब आप पील्स करते हैं तो फिर तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, आप डर्माब्रेशंस करते हैं तो बिल्कुल नहीं कर सकते, आप डर्मा प्लेनिंग करते हैं तो बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट फेशियल 1500 का या 2000 का होगा तो वो ब्लीच इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एक ग्लो आ जाती है उससे। और गोरा हो जाता है। गोल्डन हो जाता है। मैं भी जब मुझे अवेयरनेस नहीं थी तो मैं ABCD सैलून्स में जाती थी जो घर के करीब होते थे। पहले वो मेरे स्किन पॉलिश करते थे, उसके बाद फेशियल करते थे। तो मैं कहती थी चमक गई मैं, क्योंकि उस वक्त मुझे सेंस नहीं था कि जब आपकी ब्लीच हुई है, स्किन पॉलिश जिसका नाम रखा गया है, तो उसके बाल गोल्डन हो जाते हैं। और जब आपके बाल गोल्डन हो जाते हैं तो आपके चेहरे पे ग्लो आती है। नहीं, बाल गोल्डन भी हो जाती है, मेलानिन भी थोड़ी सी, स्किन भी थोड़ी सी गोरी हो जाती है चंद घंटों के लिए। बट उसमें होता क्या है, जब आप बाहर ब्लीच लगा के निकलते हैं तो आपने वो जो ABCD सैलून्स हैं या मेजॉरिटी सैलून्स जो हैं वो सन ब्लॉक नहीं लगा के भेजते। जब आप सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो एक एक्स्ट्रा केमिकल, और ब्लीच जो है वैसे भी लाइटनिंग एजेंट है, तो वो धूप की छांव से और डार्क हो जाती है, काली हो जाती है। मैं ये कह रही थी कि अक्सर सैलून्स को पता ही नहीं होता कि उसमें कितना पेरोक्साइड यूज़ करना होता है। ये स्किन में भी होता है, हेयर में भी होता है कि वो ब्लीच भी लगा रहे हैं, 40 वॉल्यूम डाल दिया, 50 वॉल्यूम डाल दिया। जैसे जब हमने स्किन पढ़ी थी या हेयर पढ़ा था तो सबसे ज़्यादा डेवलपर की जो हाईएस्ट रेंज होती है वो 40 होती है। ये बाल के लिए बोल रही हो या स्किन बालों के लिए। और मैंने मार्केट में 60 वॉल्यूम तक देखा है। तो वैसे ही स्किन में भी काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा हाई पेरोक्साइड भी यूज़ कर देते हैं, जिससे आपकी स्किन एकदम से फट जाती है और यू कैन सी क्रैक्स ऑन इट। क्योंकि ब्लीच के अंदर एक केमिकल डलता है, कौन सा वाला? पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है स्किन के अंदर आपको सिर्फ 10 यूज़ करना होता है या 9% यूज़ करना होता है। बट अक्सर लोग जो है 40 तक स्किन पे भी लगा देते हैं। ये जो शाजिया है ना, इनकी स्किन भी अगर मैं करीब से दिखाऊं आपको तो पटी हुई है माशाल्लाह से। लाइटिंग इतनी अच्छी कि वो नहीं पता चल पा रही, रॉ है। लेकिन अगर आप करीब से देखेंगे, आप मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं ज़रा करीब जाए उनके। अगर आज तो मेरी भी लाइटिंग अच्छी हुई है कुछ तो ये तो शाजिया की पता नहीं चल रही, लेकिन हम देख सकते हैं कि स्किन इनकी फट गई है। थोड़ा सा उधर देखें और थोड़ी सी इधर देखें। स्पेसिफिकली अगर आप नोट करें तो इनका चीक एरिया बर्न हुआ है जी, ठीक है। यहाँ से स्किन इनकी टोटली पील ऑफ हो गई। दिस मोस्टली हैपन जब आप सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं, अमोनिया भी मिक्स कर रहे होते हैं। अमोनिया चेहरे पे भी लगता है? यस, ये अमोनिया चेहरे पे कैसे लगा सकते हैं? स्पेसिफिकली ये अमोनिया बर्न है बेसिकली। अच्छा, होता क्या है कि अब मोस्टली हमारे यहाँ वो पुरानी वाली जो है ट्यूब लाइट्स तो है नहीं, अब LED लाइट्स यूज़ होती हैं। तो LED लाइट में भी UVA और UVB ही रिलीज़ हो रही है, ठीक है। तो वो आपके बर्न कराती हैं। अमोनिया क्या करता है, फर्स्ट लेयर भी आपका शेड ऑफ कर देगा और सेकंड लेयर तक के पेनिट्रेट कर जाता है। अब आप जब निकलते हैं, जैसे आलिया ने कहा सन ब्लॉक नहीं लगाया, आप मजीद कोई आप घर जाकर आपने कुकिंग कर ली तो वो भी इरेज हैं, आपकी हीट है, तो वो हीटिंग इफेक्ट और सब मिलकर टोटली फेस जो है वो बर्न इफेक्ट है। हाँ, तो अब आप लोग क्या कहते हैं कि ब्लीच साथ करें फेशियल के, या थोड़ा लोगों को हमें एजुकेट करना चाहिए कि नहीं करें? देखें, जब शादी के लिए आप आते हैं या कोई ओकेजन होता है, लोगों को भी, ख़वातीन को भी बहुत देर से याद आता है सैलून जाना। हाँ, कल और ईद पर तो कल ईद है तो एक दिन पहले आएंगे, और वो भी शाम को, क्योंकि वो समझते हैं और अच्छा लगेगा है ना। तो कल शादी है तो आज आ जाएंगी, परसों बेटे का वलीमा है तो आज आ जाएंगी। तो और नई जगह पे जब आके तो हमें तो फिर क्लाइंट्स की स्किन का भी नहीं पता होता ना कि क्या रिएक्शन होगा। और फिर आके वो कहती हैं कि मुझे परसों वलीमा है, परसों शादी है, व्हाटएवर, तो मुझे एकदम ग्लो चाहिए और एकदम ये सारा कुछ सही चाहिए। देखें, काश हमारे हाथों में एक बरी बनाने के लिए धूप में फिरी हुई मैजिक वॉन्ड होता तो वो कर लेते, बट ये सब इम्पॉसिबल बातें हैं। ब्लीच हम उस सूरत में कर सकते हैं, फेस पॉलिश हम उस सूरत में कर सकते हैं अगर हमारा बिल्कुल डीप क्लेंस फेशियल अगर हो। नॉर्मल प्रोडक्ट्स के साथ आप फेस पॉलिश ज़रूर करा सकते हैं।
फिर उसके बाद आप अपनी आईब्रोज और थ्रेडिंग और बाकी फेस वैक्स कराते हैं, राइट? बट अगर आप कोई एस्थेटिक ट्रीटमेंट कराने आए हैं, लेज़र ट्रीटमेंट कराने आए हैं, या माइक्रो नीडलिंग कराने आए हैं, PRP कराने आए हैं, या व्हाटएवर कराने आए हैं, उसके साथ ब्लीच की कोई सेंस नहीं बनती। अच्छा, जैसे अगर आप भी नहीं सकते, अगर आपकी क्लिनिक पे आ रहा है कोई और वो कितने, जैसे लेज़र या कोई ऐसी मशीन ट्रीटमेंट करानी है या इंजेक्शंस या कोई ऐसी चीज़, तो कितने दिन पहले आना चाहिए? एटलीस्ट 1 वीक। 1 वीक आप कहते हैं, लेकिन PRP वली में से एक दिन पहले नहीं? नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एंड द थिंग इज दैट कि अगर आपको रीजनरेशन चाहिए, आपकी स्किन आपको सैगी लगती है, तो जितने ट्रीटमेंट्स हैं वो 6 वीक्स बिफोर होंगे। ओके, ठीक है। सेकंड सिटिंग आप 1 वीक बिफोर या 10 डेज बिफोर लेंगे, ताकि उसका इफेक्ट आपको, इम्पैक्ट आपके फेस पे, आपके बालों पे फील हो। अच्छा, बालों के हिसाब से मैं मिसका तुमसे पूछूंगी कि ईद पर चलो कटिंग समझ आ गया भाई, कटिंग लास्ट दिन आप करा रहे हैं तो वो एक अच्छा इफेक्ट आएगा, लेकिन ये जो डाई और ये सब चीजें, ये इतना रश ईद की रात तक ही क्यों चलता है? वो क्या सबने केराटिन ही कराना होता है उस रात। लोगों को ये लगता है कि अगर हम आखिरी मिनट पे कराएंगे तो वो फ्रेश लगेगा, हालांकि इट्स अ मिसकंसेप्शन। और मेरे पास जो ब्राइड्स आती हैं या क्लाइंट्स आते हैं, उनको हमेशा मैं 15 डेज़ पहले बुलाती हूँ, क्योंकि जो आपने सुना होगा कि कलर विद वॉशेस सेट होता है और कलर को टाइम चाहिए होता है कि वो अपने बेस्ट वर्जन पे आके रुक जाए। तो हमेशा जब भी कट भी और कलर भी, उसको एटलीस्ट 15 डेज़ पहले कराना चाहिए। और फिर वो बेशक आप लास्ट डे आके ब्लो ड्राई करा लें कि ईद पे आपका अच्छा ब्लो ड्राई है, पर आपको कलर और कट आखिरी दिन पे कराने की जरूरत है। क्योंकि मैंने अक्सर सैलून्स में देखा है कि आखिरी जो दिन है उस कदम रखने की जगह नहीं अच्छा, अक्सर ऐसा होता है, कुछ लोगों के ग्रे बाल होते हैं, ओके, फिर वो उनको टेंशन होती है कि अच्छा ईद तक कहीं वापस सफ़ेद ना आ जाएं। वो और बात है ना, वो अलग। मैंने तो हर 19-20 को देखा है जिसकी ग्रे दूर दूर तक नहीं है, वो भी वहीं पे। और ABCD सैलून्स का तो हशर हुआ होता है, और अक्सर तो रिक्वेस्ट आती हैं, और ये सैलून्स खुले भी होते हैं ईद पे भी, और ईद वाले दिन भी हो रही होती हैं। यहाँ होता है ना ब्लो ड्राई, तो होता है आपके सैलून भी खुला होता है। कलर भी बहुत सारे लोग मैनी पेटी के लिए आते हैं ईद वाले दिन। लिखा हुआ होता है आलिया फारूक सैलून इज ओपन फर्स्ट डे ऑफ ईद, सेकंड डे भी ब्लो ड्राई कराने आते हैं लोग। वो दावतों पे जाना होता है ना, तो उसी वक्त क्योंकि अक्सर होता है ना, काम करने वाली लड़कियां अगर क्रिश्चियन से होती हैं तो वो उनकी तो नहीं ईद होती, सो बहुत सारे सैलून्स तो खुले में भी होते हैं कि हाँ भाई। और फिर लोग आते हैं ना, लोग बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मकसद ये कि अगर मौका मिले तो कलर उस दिन भी वो करवाना चाहते हैं कि उसी दिन हो। हाँ, अच्छा, अब हम बात करें शाजिया को पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन वाले जो कस्टमर्स हैं जो देख रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि कितना टाइम लगेगा? जी अच्छा जी, फर्ज करें आपके पास कोई ऐसा फेशियल है, उसकी कितनी सिटिंग्स उनको चाहिए होंगी अगर शाजिया जितनी पिगमेंटेशन? देखिए, पिगमेंटेशन हो, एक्ने मार्क्स हो, एक्ने स्कार्स हो, खड्डे जो पड़ जाते हैं, आपकी 2 टोन स्किन हो, ये सब वो कंडीशंस हैं जिसको हमें ठीक करने में एटलीस्ट 3 मंथ्स लगते हैं। ओके, इसमें 2 वीक्स के बाद या 3 वीक्स के बाद सेटिंग्स होती हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, पहले पील होती है, क्लिनिकल पील्स होती हैं, फिर उसके बाद डर्माब्रेजन्स होते हैं। डर्माब्रेजन भी जो डायमंड क्रिस्टल्स वाला होता है, आजकल तो वो गोल्ड डायमंड टिप वाला आ गया जो बिल्कुल एक रेगमार टाइप होता है, वो तो खैर मुझे नहीं उसका फ़ायदा नज़र आता, बट जो एक रेगमार टाइप, जिस तरह हम दीवारों पर रेगमार मारते हैं, वैसा एक क्रिस्टल डर्माब्रेजन आता है विच मेक्स अ ग्रेट डिफरेंस इन द स्किन। वो करते हैं, माइक्रो नीडलिंग करते हैं, मतलब एक अल्टीमेट रिन्यूअल होती है स्किन पे विच गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट। उसको आपने 3 वीक्स पे करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। देखें, ट्रीटमेंट हम महंगे करा लेते हैं, फिर उसके बाद फॉलो अप जो है वो सबसे ज़रूरी होता है। जब तक हम प्रॉपर स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करेंगे, हमने सारी ज़िंदगी मुँह तो धोना है, हमने सारी ज़िंदगी एक्सफोलिएट करना है, हमने सारी ज़िंदगी सन ब्लॉक लगाना है, हमने सीरम्स और मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स लगानी है। तो ये 4-5 प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी स्किन के रेंज में शामिल होने चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी बतूल, देखिए छाइयों की बात तो हो गई, छाइयों के लिए कोई इंजेक्शन है जिससे आपका मेलानिन, मतलब अगर आपको नहीं है आपके पास 3 महीने, ठीक है, अब्बा बाद में माने हैं या मियाँ बाद में माने, अच्छा दे रहा हूँ तुम्हें पैसे, चलो सही करवाओ छाइयाँ, आ रही है घर में शादी, पैसे नहीं थे पहले, अब पैसे मिल गए, कोई ऐसी चीज़ है जो ज़रा जल्दी छाइयाँ
कोई इंजेक्शन बिल्कुल ऐसा है? ऐसे इंजेक्शंस मौजूद हैं हाँ। और उनमें भी बेसिकली वो चीज़ें शामिल होती हैं जो आपके मेलेनिन को वहीं से बिल्कुल डिस्पर्स कर देती हैं, हटा देती हैं, और वो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। बट द थिंग इज़ दैट कि वो भी वक्ती ट्रीटमेंट है। अच्छा। सही, अगर आपकी शादी है 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो वक्त ये 15 डेज के बाद वो मेलेनिन वापस आना शुरू हो जाता है। क्यों? प्रोडक्शन आपके लिवर से हो रही है। ओके। सही? तो लिवर में पिगमेंट मौजूद है और वहाँ से कंटिन्यूअसली बन रहा है। अब क्यों बन रहा है, उसके मल्टीपल Medical रीजन, problem भी हो मेडिकल सकती रीजन है। इतने सारे होते हैं। मोस्टली खून की कमी से होता हाँ, है। ठीक है, तो वो खून की कमी के लिए आपको खाना पीना बहुत अच्छा करना होता है। इनसाइड आप सही होंगे तो आउटसाइड आपको अच्छा, अगर फर्स्ट pigmentation- करें इनसाइट सही है और ये सही है। पड़ गई, Yes. प्रेगनेंसी में पड़ गई या किसी बिल्कुल। उसमें किसी और उसके वजह से पड़ गई, इंजेक्शन से लेकर आप पीआरपी, मेसोथेरेपी, देयर आर Okay. सो मेनी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल। उसको कितना टाइम चाहिए? वंस वीकली आपको सेशन लेना होता है, ठीक या है। मैक्सिमम 15 डेज के बाद 2 वीक्स अपार्ट। और उसमें न्यू स्किन रीजनरेशन इतनी फास्ट होती है कि जो पिगमेंटेड स्किन होती है वो उतर जाती है, और पीछे से नई स्किन रीजनरेशन वो आपकी नॉर्मल होती है। अच्छा, अब मैं यहाँ आऊँगी मिसका, सॉरी मैं तुमसे हेयर पे ज़्यादा बात या। करूँगी, ठीक है ना? तो जब मैं हेयर पे बात करूँगी फिर तुम्हें टच अच्छा, करूँगी। एक और चीज़ मुझे ऐड करनी है कि अब क्योंकि इतने इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं, ग्लाइकोलिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, वैसे ही अगर किसी को घर पे अपनी पिगमेंटेशन सही करनी है तो दे कैन गेट अ गुड क्वालिटी विटामिन Yes, सी, और विटामिन सी से उनकी स्किन इवन हो जाएगी ओवर द पीरियड Yes, ऑफ टाइम। exactly. बट विटामिन सी जितने भी लोग यूज़ करें उनको सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी। उस साथ चलती हैं सारी। और विटामिन सी अकेले की नहीं। जो परसेंटेज है वो बहुत ज़रूरी है रिजल्ट लाने के लिए। आप 1% 2% से रिजल्ट नहीं आता। और आप कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें? कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं? सीरम्स, जैसे मैंने कहा कि ट्रीटमेंट तो आप करा ही रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर से कराएं चाहे सैलून से कराएं, बट होम केयर जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा जिसमें आपके आलिया, मैं सीरम ज़रूरी हैं। आपसे पूछना चाह रही थी, जैसे कुछ लोग, अब तो हमने छाइयों की बात कर ली, किसी को खड्डे वड्डे हैं? हाँ, अगले ब्रेक में। अच्छा, एक्नी एंड स्कार्स पे तो अभी क्या ब्रेक आ गया? ओए हो, मेरे तो अंदर भी बात चल रही है, यहाँ पे भी बात चल रही है। तो एक ब्रेक के बाद हम जो स्पीड ब्रेकर्स और आपकी स्किन पे जो माशाल्लाह वो हमारी सड़कों की तरह खड्डे हो जाते हैं, उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। फिर उसके लिए आपको क्या क्या सुनना पड़ता है, और सुनो सबकी लेकिन करो अपनी, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको बहुत ज़्यादा खबरदार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस शो पे लिख देना चाहिए था अटेंशन। अटेंशन नहीं लिखा होता बहुत सारी रेड न्यूज़ पे। नोटिस। हाँ, तो अटेंटिव रहें, आज का शो देखते रहें, क्योंकि अभी ईद आने वाली है और फिर वही होगा जो पिछली ईद पर आपके साथ हुआ, जो शायद इनके साथ हुआ। क्या नाम है आपका? हाय रुकैया, क्या हुआ तुम्हारे साथ? ये तुम्हारे इतने प्यारे चेहरे को कैसे नजर लग गई? जरा यूं और यूं करके दिखाओ, जरा उधर घुमाओ मुंह। ये क्या हुआ रुकैया, बताओ किसने किया ये? पार्लर गई थी, वहाँ पे उन्होंने कहा एक्नी का ना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। किसके एक्नी का ट्रीटमेंट? थे एक्नी तुम्हारे? जी। और क्यों होते थे? तुमने डॉक्टर से पूछा? नहीं। किसी डॉक्टर के पास नहीं गई? नहीं। तो तुम डॉक्टर के बजाय पार्लर चली गई कि वो कर देंगे ट्रीटमेंट। डॉक्टर बतूल, अगर किसी के दाने हैं तो सबसे पहले वो किधर जाए? पार्लर जाए कि डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास। क्योंकि दानों की क्या क्या वजूहत हो सकती है? सर, ये जो इनका एज ग्रुप है उसमें मोस्टली हार्मोनल, अच्छा, mostly। ज़्यादातर जो टीनेज है तो टीनेजर में भी हार्मोनल हो सकती है। हाँ। लेकिन वहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। खून की कमी होती है, स्ट्रेस होता है, और दोनों ही की वजह से हार्मोन्स भी चेंज होते हैं। आपको पता है, मैं अभी अमेरिका में थी, मेरी दोस्त की जो बेटी है, अमेरिका में डॉक्टर ने नहीं उसको बताया, उसकी जो एक्नी हुई थी वो खुश्की वाली एक्नी थी। मैं आप लोगों के साथ इतने शो करती हूँ ना, तो मुझे पता चल, मैंने कहा तुम्हारी जो एक्नी है वो खुश्की वाली है, तुम्हारे यहाँ पे भी है, तुम्हारे कंधे पे भी। कह रही हाँ, तो सर में भी खुश्की होगी। हाँ, उसको पता नहीं क्या दवाइयाँ, रोजेशिया बोल रहे थे रोज़ेशिया, ठीक है, वहाँ पे होता है, रोज़ेशिया कॉमन है। लेकिन उसको खुश्की थी। कह रही मेरे सर में बहुत डैंड्रफ है, वो डैंड्रफ गिरती थी और वो
पूरे दाने उसके भर रहे थे। बेसिकली दैट कंडीशन इज सेबोरिक डर्माटाइटिस होती है वो, और उसके क्योंकि बिल्कुल पिंक हो जाते हैं तो उसको रोजेशिया कहते हैं, यानी रोज लाइक। उसके ऐसे ही तो हुए वो ड्राइनेस की वजह से एक्नी होती है। पहले आप डैंड्रफ को ट्रीट करेंगे एंड देन एक्नी, अल्टीमेटली ट्रीटमेंट खुद ही मेरे को दोबारा गई कि ये तो आप पहले मेरी डैंड्रफ सही करें। तो कभी कभार डॉक्टर्स को भी नहीं पता चलता। आप बताएं, अगर एक्नी है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर के पास जाएंगे, उन्होंने अंदर बाहर देखा, हार्मोनल है क्या है। अच्छा, फिर एक्नी हमने मेडिसिन दे दी, एक्नी इनकी रिजॉल्व हो गई। उसके बाद अगर इनके जैसे अभी घड़े पड़े हुए हैं, एक्नी के मार्क्स रह गए हैं, तो वो उसके लिए सबसे पहले जो इनके फेस पे जो ट्रीटमेंट होगा एक्नी मार्क्स के लिए और गढ़ों के लिए, वो होगा RF माइक्रोनीडलिंग। सेफेस्ट ट्रीटमेंट इस वक्त यही है। अच्छा। उससे ये कि जितने लेवल के इनके घड़े हैं वो सारे स्मूथ स्किन हो जाएगी। ओके। 2 सेशंस 15 डेज अपार्ट होते हैं और उसमें आप इनकी अपनी चॉइस है। गड़े कैसे भरते हैं? घड़े जो है वो तो इंजेक्शन से, फिलर से नहीं भरते, स्किन को रीजनरेट करना पड़ता है। यानी आप छिलका, जैसे गाजर से छिलका उतरता है तो वो प्यारी होती जाती है गाजर। RF माइक्रोनीडलिंग बेसिकली क्या करता है, जो आपकी 3rd लेयर ऑफ स्किन में कोलेजन जाकर बैठ गया उसको ऊपर लेकर आता है। जब वो उसको ऊपर ले तो रीमॉडलिंग ऑफ स्किन होती है। वो जो इतने बड़े बड़े गड्ढे वो श्रिंक होकर बिल्कुल कम रह जाते हैं। अब जब कम रह गए तो आप तीसरा सेशन भी RF माइक्रोनीडलिंग का कर सकते हैं, या फिर हम उसी में प्लाज्मा भी इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर प्लाज्मा इंजेक्ट मतलब वो जो PRP होता है, आपके अपने ब्लड का प्लाज्मा वो इंजेक्ट होता है तो वो भर जाते हैं। यस, बिल्कुल, उससे स्मूथ फौरन भर जाते हैं। फौरन नहीं, इट टेक्स टाइम, 6 डेज से लेकर 6 लेकिन डेज से कोई लेकर फिलर्स भी तो होते हैं जो फौरन भरते हैं। जी, आप वो डीप स्कार्स के लिए होते हैं। अच्छा। स्कार्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पुराने आपने पाले हुए होते हैं। एग्जैक्टली, कि टीनेज से स्टार्ट हुए और फिर आप चाह रहे हैं कि 20 इयर्स या 25 इयर्स पे वो फिलअप हो जाएं और स्मूथ लुक दें, तो उसके लिए हम फिलर यूज करते हैं। क्योंकि मैंने ऐसी स्किन्स देखी हैं Yes. जो जिनकी डीप स्कार्स स्कार्स होते थे, हैं, जो पीलिंग से नहीं जा रहे थे, वो उनको हमेशा फिलर्स कराने पड़ते हैं। यूजुअली जो स्कार्स पील से ज्यादा माइक्रोनीडलिंग RF माइक्रोनीडलिंग और स्टेम सेल्स से बिल्कुल वो फिलअप। सैलून में क्या हो सकता है इसके लिए, इसके क्या ट्रीटमेंट्स हैं? देखें, अगर ये स्किन आए ना तो बेसिकली अगर यहाँ पे भी अगर एक्नी निकलती है ना, वो भी हार्मोनल प्रॉब्लम होती है टाइम्स। हार्मोनल से मतलब कोई भी गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, इवन आपकी डेंटल प्रॉब्लम भी हो तो यहाँ पे एक्नी प्रोट्रूड हो जाती है। सीरियसली? ओह माय गॉड, ये तो हमें पता ही नहीं। बिल्कुल। और यहाँ पे फोरहेड पे अगर एक्नी निकलती है तो इसका मतलब है कि डीप फ्राइड खाने बहुत खा रहे हैं, वीट से आपको एलर्जी हो रही है। सो ये सारी एवरी प्लेस शोज साइंस ऑफ डिफरेंट। अब जैसे मेरी बहन है ना, वो बीफ खाती है तो उसके यहाँ दाने होते हैं, इधर ये फूल जाते हैं, उसके मसूड़े फूल जाते हैं, यहाँ बाछें जो है पक जाती हैं, और लोगों को हमारे यहाँ एलर्जीज का पता ही नहीं। एक्नी रोजेशिया भी जो है वो भी एक्सट्रीम या तो सनलाइट से निकलती है, एकदम जगह जो है वो रेड दाने दाने से निकलना शुरू हो जाते हैं किसी भी एरिया में, या फिर वो निकलती है अगर पीनट्स खा लें, एलर्जी जिससे बहुत ज़्यादा प्रोन होती है। यस, ये मछली या प्रॉन्स। ये बेसिकली ये चीज़ें रोजेशिया में जो होता है बेसिकली वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ज़्यादा है। जेनेटिक क्या कि उनके उसमें कोई ना कोई जीन ज़रूरी नहीं है कि उनसे पहली वाली जनरेशन उससे पहली, यानी परदादा परनानी, तो वो जीन ऐसे आपके जीन्स होते हैं कि जो आप ये चीज़ें खाते हैं तो ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, यानी आपकी स्किन बहुत लाल होगी। कॉफी पीने से निकलते हैं, कॉफी, चॉकलेट, मूंगफली, ये आप डिपेंड करता है हर किसी का अलग-अलग। Skin has a lot to do with your liver and your stomach. Exactly. So if you're not eating something जो आपको सूट नहीं करता, उससे भी बहुत एक्ने निकल जाता है। और आपको पता चल जाना चाहिए कि अभी मैंने ये खाया है तो एकदम मेरी फ्लेयर अप शुरू हो गए हैं। मैंने खुद ये नोट किया, जब मेरे खानों में बहुत सैलड्स होती हैं, हर मील के साथ सैलड्स होती हैं, तो स्किन नजर आ रही होती है। और सबसे ज्यादातर एलर्जीज जो होती है लोगों को वो डेयरी से होती है और हमें पता ही नहीं होता। दूध से, दूध, चीज से, दही से। Exactly. दही से नहीं होती नहीं, दही जो है वो तो एक अच्छा प्रोबायोटिक है, वो तो सही है, लेकिन तो ठीक है, क्योंकि आपने बाहर सुना होगा लैक्टोज इंटॉलरेंट, लैक्टोज स्किन बहुत सारी मुझे होती है, और एलर्जी होती है, लोगों को पता नहीं पता कि और वो आप चले चीज़ जाते पिज़्ज़ा हैं खा रहे हैं और वो और रिसेप्शनिस्ट क्या कहती है, फलाना करा लें, फेशियल फलाना करा लें, अंदर लिवर में और पेट में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। और वो जो फलाना में जो आपको पैसे मिले होते हैं, कमेटी खुली होती है, आपने कहा होता है जी मैं तो चमक के शादी में जाऊंगी, वो सारी कमेटी उड़ जाती है क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। सो इसीलिए अवेयरनेस के लिए आज का शो है कि आपको बताएं हम कहाँ जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, किसकी तरफ जाना है, बहुत ज़रूरी है।
सो आपके साथ क्या कहानी हुई थी वैसे? मैंने पूछा था इनसे कि मैं बातों में लग गई थी। एक्ने थी हाँ, और वो सब। मैंने पूछा ही नहीं आपसे क्या 3 हुआ। महीने का उन्होंने ट्रीटमेंट बोला था मुझे। 3 महीने तो मैंने फेशियल वगैरह कराया, तो उसके बाद से वो 3 महीने कितने कितने दिनों बाद फेशियल कराने जाती थी? ये हर 20 दिन के बाद। और कितने का फेशियल होता था वो? 3,000 का। 3,000 का फेशियल, और हर 2 हफ्ते बाद? अच्छा, और वो क्या कोई प्रोडक्ट देखी थी आपने, क्या कोई ब्रांड देखी थी कोई लगाते थे, या पियालियों में निकल के आता था बस? हाँ, वो इसी तरह से लेकर आती थी। हाँ वो ला के ना वो फेस पे अप्लाई करती थी। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा था आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कम हो जाएगी। मगर कम होने की वजह वो तो और फेस उसने ख़राब कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ होती है एक्ने में कि अगर आप उसको ओवर एक्सफोलिएट कर दें तब भी वो फ्लेयर अप करती है। जैसे किसी को नॉर्मल है बस एक्ने, ठीक है, और आप फेशियल करवाने जा रहे साथ हुआ है हैं ऐसा। और वो आपके टूल्स भी चेक नहीं कर रहे और वो एक्ने वाली हर जगह करे जा रहे हैं, तो वो सिर्फ स्प्रेड भी नहीं होती, वो और बड़ी एक्ने और पिंपल्स। अच्छा मुझे बताएं, जब एक्ने है आपके तो कोई एक्ने फेशियल्स हैं, और वो क्या है ऐसे कि एक्ने जैसे ये कह रही है फ्लेयर अप ना करें? देखें, विटामिन सी जो है वो एक्ने को भी दबाता है, अच्छा, ड्राई आउट करता है। अच्छा। उसके बाद आपके पास ग्लाइकोलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, बहुत सारे एसिड्स पील्स हैं सॉरी, जिनको आप लगा के एक्ने को ड्राई कर सकते हैं। फिर मशीन्स में हाई फ्रीक्वेंसी मशीन, अच्छा, आप जैसे एक्ने ड्राई कर रहे हैं, साथ साथ आपकी जो स्किन है बीच में वो भी तो ड्राई हो रही है? नहीं, जो इस तरह की एक्टिव एक्ने होती है ना, इनकी अभी एक्टिव नहीं है, इनकी सिर्फ अंदर कंजेशन रह गई है। अच्छा। बट जो एक्टिव एक्ने होती है जिसमें पस भी नजर आ रही होती है और दर्द भी हो रही होती है दबाने से, उसको आप हाई फ्रीक्वेंसी से आप ऐसे ऐसे नहीं करते, फिर आप ऐसे ऐसे करते हैं, एक वो करंट सी निकलती है, मैंने ये की है, जिससे वो ड्राई आउट हो जाती है, जिससे वो ड्राई आउट आ जाती है। जो सीरम ये एक मशीन होती है, जब आपके दाने, मैं एक आम इंसान की अल्फाज में आपको बता रही हूँ, जब आपके दाने होते हैं तो मैं अक्सर सैलून जाकर वो करवाती हूँ, जिससे आपने भी किए मेरे, जिससे आपका दाना जो है वो पस वगैरह वो सब ड्राई हो जाती है, वो फैलती नहीं है, और उससे बाकायदा मुझे ऐसे करंट सा हल्का हल्का करंट फील हो रहा होता है, और ड्राई हो रहे होते हैं, बाकायदा फीलिंग आती है अंदर कि ड्राई हो रहे हैं। और ये इतनी इफेक्टिव है कि सीरियसली अगर आपके 10 दिन में दाने खत्म होने तो आपके 2 दिन में खत्म हो जाते हैं। इसी तरह स्कैल्प पे भी यूज करते हैं। अगर आपकी बहुत ऑयली स्कैल्प है, डैंड्रफ है, तो आप उसको अगर ऑक्सीजनेट प्लीज ये मुझे बताइए, डैंड्रफ कैसे दूर होगी? फर्स्टली डैंड्रफ जो है ना पाइल अप होती है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप स्कैल्प को भी अच्छी तरह से एक्सफोलिएट करें और उसको साफ रखें। आप कैसे एक्सफोलिएट करें? शैम्पू तो लगा लिया, एक्सफोलिएट कैसे? हमारे सैलून्स में जैसे एक्सफोलिएटिंग ट्रीटमेंट्स होती हैं जिसमें ज़्यादातर हम एक्सफोलिएशन स्कैल्प पे तवज्जो देते हैं, फिर एम्प्यूज लगते हैं जिससे डैंड्रफ चली जाती है। एंड उसके अलावा घर पे अक्सर 1-2 चीज़ें ऐसे गलत करते हैं कि गीले बाल बांध देते हैं या फिर बहुत गर्म पानी तभी मुझे इसका मतलब डैंड्रफ हो रही है। या फिर दूसरा ये शैम्पू करने का भी तो तरीका होता है ना, शैम्पू लिया और ऐसे कर दिया, यू हैव टू मिक्स तो पानी में मिलाते हैं। एग्जैक्टली, जिंदगी में कभी नहीं मिलाया, हम तो ऐसे डालते और लगा लेते हैं, उससे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और मेक श्योर करना शैम्पू आप पूरी तरह से धो रहे हैं। अक्सर लोग वर्किंग वुमेन है या घर पे बस हर चीज़ लगाई जा रही है, उसी पे कंडीशनर भी डाल दी और कुछ धोया नहीं सही से, तो वो बिल्डअप से हो जाता है डैंड्रफ। अच्छा, एक तो आजकल तो सर्दी जब थी तो गर्म पानी से नहा रहे थे, तो अच्छा बात सुने, सर ठंडे पानी से तो नहीं नहा सकते, तो क्या आखिरी वाला जो शावर है वो रिंस आप ठंडे पानी से कर सकते हैं, उससे फिर भी स्कैल्प का जो टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। और आपने नोट भी किया होगा कि उससे स्कैल्प ऑयली भी बहुत हो जाती है अगर आप बहुत गर्म पानी से सर्द हो डिहाइड्रेट हो जाती है, पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, पूरी बॉडी भी डिहाइड्रेट। इतनी डैंड्रफ हो गई है। सो डैंड्रफ के लिए मुझे क्या ट्रीटमेंट कराना है? सो डैंड्रफ के लिए यू हैव टू गो टू द सैलून एंड गेट प्रोफेशनल ट्रीटमेंट। बॉडी शॉप पे एक स्क्रब भी मिलता है सर का, स्कैल्प का, एंड यू कैन मेक इट एट होम आल्सो। जैसे आप स्किन का बॉडी स्क्रब घर पे बनाते हैं, वैसे यू कैन टेक शुगर, सम हनी, सम लेमन, DIY फॉर माय स्कैल्प। मगर आपने मोटी वाली शुगर नहीं लेनी, पतली वाली शुगर। और अगर आपकी सेंसिटिव स्कैल्प है तो आप उस शुगर में कोकोनट ऑयल डाल दें और बस
आहिस्ता हाथ से आप अपने स्कैल्प को स्क्रब करें एंड देन शैम्पू। यस। ओके, एक और चीज़ आपसे मुझे पूछनी थी कि मैंने कहीं देखा था कि सिरके को पानी में डाइल्यूट करके रुई से लगाते हैं, उससे भी डैंड्रफ जाती, कहीं सही है? उससे स्कैल्प न्यूट्रल पीएच पे कर देता है बेसिकली। आपका स्कैल्प जो है उस वक्त इरिटेटेड है, तो उसका जो पीएच बैलेंस है वो एसिडिक हुआ हुआ है, तो एप्पल साइडर विनेगर आपको उसको जो है वो न्यूट्रल पीएच पे ले जाने में बहुत हेल्प करता है। बेहतर करता है सिंथेटिक विनेगर नहीं, एप्पल साइडर। और उसका जो प्रोपोर्शन होना चाहिए वो पानी में बहुत कम डलता है, ओके, ज्यादा नहीं डलता, डाइल्यूट बिल्कुल होना चाहिए। और एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर है तो 4 चम्मच पानी होगा। ओके ओके, क्योंकि भाई कौन सी सर्विस? अच्छा प्लीज़ ज़रा ये भी बता दें कि डैंड्रफ ट्रीट करने के लिए कोई सर्विस अगर आपसे के पास आए तो वो क्या, उसका नाम क्या होगा उस सर्विस का? हमारे सैलून में उसको स्कैल्प ट्रीटमेंट कहते हैं, क्योंकि चाहे वो हेयर फॉल हो या डैंड्रफ हो, आपकी स्कैल्प में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से वो स्कैल्प प्रॉब्लम हो रही होती है। और जो दानों का ट्रीटमेंट आप करती हैं जिसकी वजह से वो ड्राई आउट होते हैं, उस ट्रीटमेंट का नाम क्या है? देखिए, डर्माब्रेजन के साथ नीडलिंग जो है बहुत अच्छा है, बट एक्टिव एक्नी पे वो काम नहीं करेगा। पहले पील करके ड्राई करेंगे। कार्बन फेशियल्स बहुत अच्छे हैं एक्नी को ड्राई करने के लिए। अच्छा, वो जो अक्सर हमने देखे हैं पेजेस पे काला पूरा लग के और टक 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 टक। बिल्कुल, कार्बन फेशियल बहुत अच्छा है इस टाइप की स्किन के लिए, बट वो एक्टिव पे ज़्यादा जल्दी और कितनी सेटिंग्स होनी चाहिए उसकी कार्बन की? वही 3 वीक्स में एटलीस्ट 3-4 तो होंगी। पहली सिटिंग आपको बताएगी कि कितना स्किन ने रिएक्ट किया, फिर उसके बाद ही आप फर्दर बताते हैं हमें। ओके। और वो जो मशीन जो एक्नी को ड्राई करती है उसका नाम है हाई फ्रीक्वेंसी। तो खास वो सैलून्स में जाके मांगना है कि अगर किसी को एक्नी है तो आप अपना एडिशनल ऐड करवा सकते हैं अपने फेशियल में। एक जमाना था, मुझे याद है सैलून में हेयर के लिए भी कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट, कोई कोम होती थी जो जिसमें करंट लगता था, ये वही चीज है। आगे से प्रो बदल जाता है ना, ओह यस, ये पूरी मशीन होती है, उसके लिए कंघी हो जाती है। अच्छा, देखिए सारी चीजें मुझे भी पता चल रही है। वन मोर थिंग फॉर एक्नी, मुझे एकदम से याद आया कि आप जो स्क्रब्स होते हैं वो ना करें, आप केमिकल पील्स की तरफ आए। Okay. अब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिसमें वो जो फिजिकल स्क्रब है उसकी जगह केमिकल आप बस लगाएंगे। मुझे अक्सर याद है कि मेरे दाने जब निकलते थे मैं डॉक्टर खुर्रम के पास जाती थी, तो वो ग्लव्स चढ़ा के कोई पील्स लगाते थे मेरे बस पील्स, और उसके बाद में मुझे फर्क पड़ता था। वो खाली कोई फेशियल नहीं होता तो कुछ पील्स लगा देते थे। एग्जैक्टली, क्योंकि आप जितना जो है ऊपर से डेड स्किन उतार देती है, और बट उसमें फिर सबसे ज्यादा केयर ये करनी होती है कि हमें धूप में नहीं निकलना। एक छोटा सा ब्रेक, फिर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने इनसे निकलवानी है, जितना निचोड़ सकूंगी निचोड़ लूंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे एक्सपर्ट्स आपको बहुत सारी गाइडलाइंस दे रहे हैं कि आपकी स्किन पर, आपके बालों में क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स चाहिए। बजाय इसके आप किसी भी ABCD सैलून पे जाएं और रिसेप्शनिस्ट की बातों में आके पता नहीं क्या क्या फेस पे करवा लें या बालों पे करवा लें, और फिर रिजल्ट इतना बुरा है आपके पैसे भी निकल जाएँ। सो हमने कहा कि आपको थोड़ा एजुकेट किया जाए, ताकि आप अगर किसी भी सैलून जाएं तो आपको ये पता हो कि आपके साथ हो क्या रहा है। है ना? सिद्रा हमारे साथ बैठी है, और सिद्रा के साथ क्या हुआ, आइए इसकी कहानी सुनते हैं। कुछ सबक सीखिए। सिद्रा क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं अपने करीबी सैलून गई थी। मैंने रिबॉन्ड कराया था 6 मंथ पहले। रिबॉन्डिंग कराया जी। अच्छा। फिर उसके बाद तो रिजल्ट रहा 3 मंथ भी नहीं रहा। फिर उसके बाद मैंने जैसे बाल डाई कराए थे, स्ट्रिकिंग कराई थी। उसके बाद मेरे बाल ये देखें कि बिल्कुल फ्रीजी हो गए। नहीं, आपने पहले रिबॉन्डिंग कराई जी, तो 3 महीने तक स्ट्रेट रहे, फिर उसके बाद रिजल्ट खत्म हो गया, और फिर आपने कहा चलो अब मैं स्ट्रीक करा लेती हूँ, न्यू लुक देती हूँ। पार्लर की रिसेप्शन वालों ने बोला होगा जी, अब सुनिए, रिबॉन्डिंग करा चुकी है ना, अब कुछ और ट्राई करें, ये हमारी जो स्ट्रीक से नई आई है। क्या बोलोगे तुम लोग? अब उनको वो कराना चाहिए, है ना? तो फिर आप जरा पीछे मुड़ के दिखाएं, या तो आपको खड़े होना पड़ेगा, माशाल्लाह हम सही जायजा ले सकें, आप खड़ी होके पीछे मुड़ जाए, बिल्कुल उधर देखें, हाँ वो, और बिल्कुल पीछे, बस बस बस। तो तिनकों के झाड़ू अब यहाँ से भी मिलने, मतलब ये वो बाल हैं जिनको हम कहते हैं कि झाड़ू नुमा बाल हो गए। बेचारी कितने प्यारे बाल थे, और
आयरन कराती हैं फिर भी नहीं सही होते? नहीं, आयरन से थोड़े बहुत फ़र्क आता है, ज़्यादा नहीं आता, मतलब हाँ। फ्रीजी रहते हैं। फ्रिजी रहते हैं, वो चेंज क्योंकि जल चुके हैं बाल, बर्न हो चुका है बर्न हो चुके। और ये केमिकल बर्न हो चुका है। क्यों हुए बर्न वो बताओ? इसलिए हुआ है बिकॉज इन बालों की डायग्नोस्टिक सही से नहीं की गई और रिबाउंडिंग किस तरह डायग्नोज करते हैं जरा बताओ? तुम्हारे पास कोई भी औरत आई है तो तुम क्या करोगी, पहले मेरे क्या पास- टेस्ट करोगी? जब भी कोई भी सैलून में आता है तो मैं उनसे बात करने से पहले उनके बालों पे 3 जगह अलग जगहों पे एक स्ट्रैंड टेस्ट लगता है। फॉर एग्जांपल कोई कलर या स्ट्रेटनिंग के लिए आया है तो उसी प्रोडक्ट का 3 डिफरेंट स्पॉट्स पे उसका जैसे strand for test example, लगता है। ये एक तुमने बाल आगे, लिया? एक बीच में और एक एक यहाँ से लिया, एक लट बीच लेके, से लिया, हाँ। लट लेके तुमने वही चीज जो तुम मशवरा दे रही हो तुम हाँ, पहले स्ट्रैंड स्ट्रैंड टेस्ट टेस्ट कहते हैं और उसमें ये होगा कि अगर आपका फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट 40 मिनट्स लगना है तो आप एटलीस्ट उसे 15 मिनट्स छोड़ें और रूट से लेके एंड तक देखें कि उनके बालों में हेल्थ कैसी है, वो कलर या ट्रीटमेंट हो भी सकता है या नहीं, और अगर उनके बाल ठीक हैं तो उस पर कितना अच्छा आ रहा है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो आपको क्लाइंट को भी बताने और ख़ुद को भी पता होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि कोई मेरे पास आया, उनसे मैंने कंसल्टेशन कर ली और उन पे शुरू कर दिया। अच्छा, अब तुम ये बात करियो, ये तो तुम एक जिम्मेदार सैलून है तो वो उन्होंने ये किया, लेकिन बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं कभी कभार वो कहते हैं हमें सब पता है। Yes, exactly. मेरी एक जानने वाली थी, उनको मैं एक अच्छे सैलून लेके गई, वहाँ उनकी सर्विसेज होनी थी, तो स्ट्रैंड टेस्ट हुआ, उन्होंने बालों में रिबॉन्डिंग करानी थी। स्ट्रैंड टेस्ट हुआ तो उन्होंने बोला कि आप ना कराएं, आपने अपने बालों को इतना कलर किया, इतना ट्रीट हुआ है कि ये स्ट्रैंड टेस्ट में आपके बाल इलास्टिक की तरह हो गए, बिल्कुल टूट रहे हैं, तो आप ना कराएं। कहेंगे नहीं, मैंने तो 2 दिन बाद शादी में जाना है, मैंने तो रिबॉन्डिंग करानी है, मैं तो रोज़ तो नहीं आयरन और ब्लो ड्राई कर सकती, मैंने तो करानी है, ये छोड़ो उसको, भाभी मैं कहीं और से करा लेती। अच्छा जी, दोस्त की बीवी थी, चली गई वो कहीं और से कराने, वो कहीं और वाला जो था उसने उनको रिबॉन्डिंग कर दी और उसके बाद उनके बाल जल गए, एग्जैक्ट सेम। अच्छा, अक्सर ऐसे भी होता है निदा कि काफ़ी क्लाइंट्स आके मुझे भी कहते हैं कि हमने तो 3 दफ़ा पहले करवाई हुई है, पहले तो कभी डैमेज नहीं हुआ, अभी आप क्यों बोल रही हैं? आप शायद इसलिए कह रही हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए आप इस तरह हमें मशवरा नहीं, या दें। साथ वाला सैलून कह रहा है वो तो कर रहे हैं, आप ये कह रही हैं। बट वो अक्सर ये भी होता है कि किसी पॉइंट पे आपके बालों पे इतनी हेल्थ है कि आप कर सकते हैं, बट एट उस पॉइंट पे आपके बालों में हेल्थ नहीं है, या तो आप कलर भी साथ साथ करते गए कि आप बाल में इतनी हेल्थ नहीं है, तो आपको अवेयरनेस देना आपका काम है कि अभी आपके बालों में नहीं हो सकता और हम नहीं ले सकते। अच्छा, इस टेस्ट को बेसिकली कहते हैं हेयर पोरोसिटी टेस्ट, यानी आपके इस बालों में कितनी जान है कि वो कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट को बर्दाश्त कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि, हो सकता है आपके वर्जिन हेयर्स हो, आपने कभी पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया हो या आपने डाई नहीं किया हो, लेकिन जो अब दुनिया भर में, दुबई में जो है खारा पानी है, यहाँ पे खारा पानी आता है, समटाइम्स आपके बालों की पोरोसिटी सिर्फ खारे पानी से ही इतनी चेंज हो चुकी होती है कि आप अब रिबॉन्डिंग नहीं करा सकते। या आप कोई भी डाई अगर आपने लेना है, कलर ट्रीटमेंट अगर जैसे इन्होंने करवाई है, तो आपने जो भी लेना है वो बहुत सेफ डाई लेना है, और वही आपने पोरोसिटी टेस्ट इन्होंने बोला ना डेवलपर जो है वो 40 से ऊपर नहीं होना और चाहिए। इस केस पे भी मुझे लगता है कि इतना हाई पेरोक्साइड था कि उनके बाल फट गए, क्यूटिकल फट चुका है, बिल्कुल। अच्छा, वो बाल नहीं रहा। अब हम जाते हैं ट्रीटमेंट पे, क्या 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 हो सकता है इनका? इनके उस पर वाइटामिन, कैरेटिन वाइटामिन होता है बेसिकली, और जो है उसका जो है इंडक्शन होती है हाइड्रा के थ्रू। जैसे हाइड्रा फेशियल होता है वैसे ही बालों का भी होता है, तो उसमें कैरेटिन और वाइटामिन, स्पेशली बायोटिन की क्वांटिटी इतनी डाली जाएगी कि इनके बायोटिन की, यस, इनके बॉन्ड्स जुड़ जाएं वापस। तो वो लेकिन 2 सिटिंग में ये ट्रीटमेंट होगा। फिर आप लोग कोई शैम्पू भी रेकमेंड करते हैं कि ये वाले शैम्पू करें? SLS फ्री शैम्पू होते हैं बेसिकली, Sulfate सोडियम लॉरेल सल्फेट, तो उसमें SLS नहीं होगा बिल्कुल भी, वही इस्तेमाल करेंगी, उसी के कंडीशनर यूज़ करेंगी, और उसके बाद फिर भी इनको जो है वो तकरीबन 2 वीक्स का टाइम चाहिए होगा बॉन्ड वापस रिपेयर होने में। अच्छा, एक और चीज़ हेयर में मुझे ऐड करनी है कि अब मेरे पास कोई ऐसा आया, तो मेरे पास सैलून में एक ट्रीटमेंट है जिसका नाम है मिस्का स्मूथनिंग ट्रीटमेंट। उससे बाल आपके जितने भी डैमेज हों वो सिल्की, शाइनी, फ्रिज फ्री हो जाते हैं, मगर उसको एक आम केराटिन से नहीं मिक्स किया जा सकता, क्योंकि हम मेक श्योर करते हैं कि हमारी ट्रीटमेंट के अंदर फॉर्मल्डिहाइड्स नहीं हैं।
और वो आपके बालों को मज़ीद डैमेज नहीं होने देते। अब जैसे ये आती हैं और कहती हैं कि केराटिन कर दो, तो मैं केराटिन इनके ऊपर नहीं करूँगी। मैं बोलूँगी आप ऐसी ट्रीटमेंट कराएं जिसमें फॉर्मल्डिहाइड्स नहीं हो। जैसे कलर में अमोनिया होता है, वैसे आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने सैलून जिस भी जाएं उनसे पूछें कि इस ट्रीटमेंट में फॉर्मल्डिहाइड तो नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर आप डैमेज बालों पे कर सकते हैं। ओके ओके। एंड आई एग्री विद हर, सल्फेट फ्री शैम्पू कंडीशनर, उसके अलावा कोई भी सोडियम वाला शैम्पू ये जितना यूज़ करेंगी वो उस वक्त सिल्की लगेगा, बट वो और ख़राब होता जाए। और पानी का क्या करें? जो खारा पानी आ रहा है तो मिनरल वाटर से तो नहीं नहा सकते? आरओ ट्रीटेड ले लें, आरओ ट्रीटेड वाटर मिलते हैं। अच्छा। जगह जगह आरओ प्लांट्स लगे हुए हैं। हाँ। वो घर में फिल करवा के मंगवा लीजिए, 20-30 रुपीस का कैन मिलता है। हाँ। अगर बहुत मजबूरी है तो लास्ट में कम से कम आप उससे वॉश करें। हाँ, द लास्ट रिंस हैज टू बी क्लीन। अच्छा, हाइलाइट्स और स्ट्रीकिंग ये आजकल बड़ा ट्रेंड है, फैशन में, और कोई नहीं रहता, वो कोई ना कोई करवाते रहते हैं। सो उस जब मैंने भी करवाए तो मेरे बाल काफ़ी डैमेज हुए थे। सो अब आदत है करवाने की, तो क्या करें? अगर आपने ये करवा लिया है तो उसके लिए उसकी बचाव की क्या चीज़ें हैं? सो आपने मेक श्योर करना है कि आप साथ साथ ऐसा कोई ट्रीटमेंट लें जिससे आपके बालों के क्यूटिकल्स इंटैक्ट रहें और फट के टूट ना जाएं। और इसके अलावा आपने मेक श्योर करना है जैसे स्किन में आफ्टर केयर अच्छा होना चाहिए, वैसे हेयर में भी आफ्टर केयर बहुत अच्छा अब अगर आपने करवा लिए वो सारी चीज़ें तो आप कोई सर्टन शैम्पू और कंडीशनर यू शुड लेंगे? यूज अ गुड थिक मास्क। आपने देखा होगा एक होता है कंडीशनर और एक होता है मास्क। मास्क जो है थोड़ा थिक होता है और उसको आप वंस इन अ वीक अपने लेंथ और मिड एंड से लेके एंड्स तक लगाएं और उसको 15-20 मिनट छोड़ दें। मतलब घर के सारे काम करने आप पहले मास्क लगा लें। अच्छा। और फिर उसको रिंस करें एंड विद इन 2-3 वीक्स शैम्पू के बाद लगाना है वो मास्क? शैम्पू के बाद लगाना है और उसको छोड़ना है और पानी से रिंस करके कंडीशनर की तरह से वॉश आउट करना। ओके। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ऐड करना था कि क्लाइंट से हमेशा बाल जो हेयर एक्सपर्ट्स होते हैं वो पूछते हैं कि आपको हेयर स्ट्रीक्स का, हाइलाइट्स का कलर क्या चाहिए, लो लाइट्स चाहिए, हाइलाइट्स चाहिए। उसके बाद वो फिर उतना डेवलपिंग टाइम रखते हैं ना, ताकि वो कलर जो है वो आपने ऐश में जाना है या आपने अपने बालों से एक टोन लाइट जाना है। आप हाईलाइट से लो लाइट्स भी करा सकते हैं, अपने बालों की कंडीशन के मुताबिक भी करा सकते हैं ना। ज़रूरी नहीं कि आप इतने लाइटर टोन पे जाएं। आप जितने लाइटर टोन पे जाएंगे उतने बालों की जो पोरोसिटी है वो और डैमेज करेगा, क्योंकि क्या बॉन्डिंग शॉन्डिंग वो भी हो चुकी हुई है, सब कुछ हो चुका है। बट आजकल ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं हाईलाइट्स करने से पहले, कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करने से पहले, कि वो प्रोटेक्टिव बॉन्ड्स डाल देते हैं इसमें आपके डाई में, हाँ, ताकि वो आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है। साथ साथ आप बालों पे स्प्रे भी कर सकते हैं पहले, फिर अपने जो है केमिकल एजेंट्स वो लगा सकते हैं, तो वो बालों को बहुत हद तक जो है वो महफूज कर देता है। और बहुत सारे ऐसे जैसे स्प्रेज हैं, हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे, जैसे ब्लो ड्राई, और आयरन करने से पहले जैसे मैं स्पेशली कोशिश करती हूँ कि लगाऊं। हीट प्रोटेक्टिंग तो आपने बिल्कुल बाद में लगाना है ना, नॉर्मल नहीं, वो तो जब ब्लो ड्राई करने से पहले। कलर के बीच में भी देयर आर लॉट ऑफ बॉन्ड ट्रीटमेंट्स जो कि बालों के क्यूटिकल को फटने नहीं देता, या फिर स्प्रेज हैं, प्री कलर स्प्रेज हैं। बट ये सारी चीज़ें आपको ऐसे सैलून्स में मिलेंगी जो कि प्रोफेशनल्स हैं, जिनको पता है कि क्या तरीका है। उनसे आपके बाल प्रोटेक्ट रहते हैं, डैमेज नहीं होते, इस सूरत पे नहीं पहुंचते। और फिर दूसरा मैंने देखा है कि क्लाइंट्स आके झूठ भी बहुत बोलते हैं कि मैंने डब्बा डाई लगाया या मैंने मेहंदी नहीं लगाई। वो कलर निकल रहा है, मेहंदी निकल रही है, डब्बा डाई निकल रहा है, बट क्लाइंट बिल्कुल मना कर रहा है कि मैंने नहीं लगाया। नुकसान क्या है? मेहंदी का झूठ बोले अगर? हाँ, नुकसान आप अपना कर रहे हैं ना, कि आप जो आप कलर चढ़ा रहे हैं चढ़ नहीं रहा। हाँ, चढ़ नहीं रहा, आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं, आप तो कलर के पैसे दे रहे हैं। जैसे आपने डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर को आप सही बीमारी बताएंगे तो वो डायग्नोज करेगा ना। जब आप बालों का, स्किन का झूठ बोलेंगे तो वो प्रॉपर, हमें क्या पता कि आपने किया है या नहीं किया, बट हम बता रहे हैं कि किया है। तजुर्बा भी बहुत कुछ सिखा देता है। ऐसे भी होता है कि जैसे इतने डैमेज ब्लॉन्ड बाल हैं और अक्सर लोग घर पे कोई इस पे ब्लैक कलर कर लेते हैं, फिर सैलून जाते हैं कि मुझे हाइलाइट्स करनी है, थिंकिंग कि शायद वो सही हो जाएगा। बट यही स्ट्रैंड टेस्ट आपको बचा देता है, क्योंकि उसमें फ़ौरन पता चल जाता है अंदर से ये ब्लॉन्ड बाल हैं। बट अगर कोई स्ट्रैंड टेस्ट के बगैर शुरू कर देगा तो 10-15 मिनट्स में फिर से हाइलाइट्स करने से उनके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे डिज़ास्टर्स होते हैं। और आजकल तो वॉशिंग मशीन खरीद के लाओ और आपको
नहीं पढ़ना उसका बुकलेट कि भाई इतना कौन पढ़े कौन सीखे, आप जाते हो जी यूट्यूब पे ठक 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 उसका मॉडल नंबर डालते हो, वहाँ आपको हर चीज़ नजर आ जाती है। सो आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम की, कॉफ़ी मशीन की चीज़ों की असेंबलिंग वगैरह देख सकते हो, ये तो फिर हेयर तो आराम से आपको नजर आ जाएगा कि क्या बता रहे हैं। इतने इतने ब्यूटिशियंस के यूट्यूब चैनल्स हैं, मतलब अगर आप कोई भी चीज़ डालो सो इन्फॉर्मेशन पता चल सकती है, बजाय इसके जाके रिसेप्शन पे लुट जाओ, बर्बाद हो जाओ, ये कहानी हो जाए आपकी ज़िंदगी के साथ। सो थोड़ा सा एजुकेट करें, और आपको नहीं आती इंग्लिश पढ़ना, बुकलेट ना पढ़ो, यूट्यूब देख लो भाई, हर किसी के पास फ़ोन है, बच्चों से पूछ लो, बच्चों ज़रा फ़ोन दिखाना, चलो ज़रा ये सर्च करो। सो सीखना चाहता है तो सीखना बंदा कर सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके ब्लॉन्ड बाल होंगे तो अच्छे लगेंगे, अगर आप ब्राउन करा सकते हैं, आपके बाल हेल्दी हैं, दैट्स गुड। अगर बाल बर्न हो गए और ब्लॉन्ड हैं तो फ़ायदा ही क्या। अच्छा, ये बहुत ट्रेंड है, रिबॉन्डिंग, कैरेटिन, इस तरह की चीज़ों का बहुत ट्रेंड है, क्योंकि लोगों को चाहिए ना तरह स्मूथनेस आ जाए बालों में। बिल्कुल। मेरे पास ऐसे भी आती हैं जिनके बिल्कुल स्ट्रेट बाल हैं और उनको स्मूथनिंग करवानी होती है, सिर्फ सैली ने कराई होती है एग्जैक्टली, और सिर्फ नहीं, उनको वो शाइन चाहिए जिन्होंने, इस वजह से। तो वो आप अपने बाल जब आपके ऑलरेडी स्ट्रेट हैं, आप अच्छा सिरम लगा लीजिए, इतनी अब अवेलेबल ट्रीटमेंट हैं, अच्छे सिरम से भी ग्लो आ जाता है, आपके शाइन करने लगते हैं हेयर। तो आप पहले असेसमेंट जो है ना आपकी, वही बात, आप असेसमेंट करवाइए, आप डायरेक्ट रिसेप्शनिस्ट से जाकर उसकी बात पे फौरन बिलीव नहीं कर लीजिए, हाँ, और अपने आप को उसके सुपुर्द नहीं कर दीजिए कि जी मैंने ये ट्रीटमेंट करवाना है। वही ना, या तो आप किसी हेयर स्टाइलिस्ट से मशवरा करें या स्किन स्पेशलिस्ट से मशवरा करें जिसके बारे में आपको पता हो कि क्रेडिबिलिटी है। अगर ये बात कर रही है तो उनको पता है, सिर्फ आए बाएं शाए किसी मॉर्निंग शो से सुन के नहीं बात कर रहे है ना, किसी एक्सपर्ट आया उसने बताया और इन्होंने कहा ओह नोट कर लो ये, अब मैं अगली दफा मेरे ABCD सैलून पे कोई आएगा मैंने ये बोलना है। आलिया फारूक बता के गई थी, चलो कॉपी पेस्ट करो। और आलिया फारूक तो पीछे पढ़कर आई है, मिस्का तो पीछे पढ़ के आई है, डॉक्टर है बैठी बतूल, इनको इनका पीछे बैकग्राउंड है भाई, इन्होंने किसी से सुन के नहीं बताया। और आप इससे ही चेक कर सकते हैं कि अक्सर सैलून्स में बहुत कम रीजनेबल और चीप एक्चुअल वर्ड्स में प्राइसेस, और उसमें वो प्रोडक्ट मिल ही नहीं सकते। जैसे जो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड ना हो, अमोनिया ना हो, ये सब चीज़ें थोड़ी सी यू नो हायर प्राइस में होती हैं। तो सबसे पहले आप इससे ही बता सकते हैं कि अगर आपको कोई कह रहा है कि 2000 में फेशियल हो सकता है, ये 3000 में आपकी स्ट्रीक्स डल जाएंगी, बिल्कुल, तो उससे ही आपको पता चल जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ये खबरनामा जारी रहेगा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो मुझे भी नहीं पता थी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं होती, और ये सब इन्फॉर्मेशन देने का मकसद है एक, और वो मकसद ये है, अभी ईद करीब है, आप पता नहीं कमेटियाँ निकलेंगी क्या क्या बेच के आप सैलून जाएंगे और अपनी बर्बादियां मचा के आएंगे। तो इससे पहले मुझे लग रहा था कि प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है आपको बताना, चाहे स्किन हो चाहे बाल हो, सुने सबकी करें अपनी। ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ़लानी दोस्त को वो सूट की चीज़ तो आपने भी जाके वही करा ली है, क्या पता आपके लिए क्या बना है और क्या नहीं, और आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पैसे दे के अपना खुद नुकसान ना करवाएं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर ईद से पहले तो ज़रूर होता है, एक तो डायो होता है, फेशियल्स होते हैं, रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो, ये इस तरह की जो ट्रीटमेंट्स है बालों की, जिससे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, बालों में शाइन आ जाती है और टेम्पररी आपको चीज़ें मिलती हैं। एक तो मुझे फ़र्क नहीं पता और मेरे ख्याल से लोगों को भी नहीं पता, कैरेटीन, एक्सटेंसो, रिबॉन्डिंग, ये क्या फ़र्क है इसमें, क्या ये तीन अलग अलग तूफान है, क्या है? बेसिकली जो एक्सटेंसो है और रिबाउंडिंग वो एक ही चीज़ है, वो स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट, वो ब्रांड का अलग अलग नाम है, ब्रांड्स अलग हैं, एक जैसे एक फलाना फेशियल है तो एक धमाका फेशियल है, दो अलग अलग ब्रांड, बट दोनों का जो रिजल्ट्स हैं वो एक हैं, जो आपके बालों के क्यूटिकल के अंदर जाके और आपके टेक्सचर को स्ट्रेट कर देता है। ठीक है, तो उसका एंड रिजल्ट स्ट्रेट होना चाहिए।
और उसके अलावा जो केराटिन ट्रीटमेंट होती है वो आपके बालों में इतना केराटिन डाल देता है, जो प्रोटीन जिससे आपके बाल बने हुए हैं, कि आपके बालों से फ्रिज चला जाता है, शाइन आ जाती है और थोड़े से थोड़ा ब्लो ड्राई इफेक्ट आता है, बिल्कुल डेड स्ट्रेट नहीं और केराटिन। और ये 3 to 6 months लास्ट करता है, जहाँ के जो स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स हैं वो परमानेंट होती हैं और वो लंबे होके निकलती हैं। अच्छा, मतलब वो ऐसे जाती वो वापस कर लेंगे जैसे जैसे बाल बढ़ते जाते हैं वो आपको कटवाने पड़ते हैं, फिर आपको आपका एक्चुअल बालों का टेक्सचर मिलेगा, वरना वो नीचे वाली चीजें स्ट्रेट रह जाती हैं। हाँ, नीचे स्ट्रेट रहेंगे, सिर्फ जो आपके ग्रो वही करेंगे वो आपको नेचुरल निकलेंगे। ओके, Yes. अच्छा, अब कुछ सैलून्स एक्सटेंसो को ज़्यादा प्रमोट करते हैं और वो ज़्यादा एक्सटेंसो की रिकमेंडेशन देते हैं, कुछ सैलून्स जो है रिबॉन्डिंग। तो अब कैसे पता चलेगा कि किसको क्या ब्रांड सूट कर रही है? सो वो तो सैलून के ऊपर डिपेंड करता है, बट मेन थिंग ये है कि आप स्ट्रैंड टेस्ट अगेन करें। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कहीं एक्सटेंसो या रिबाउंडिंग भी करवाने जाते हैं तो उनकी भी 3 अलग क्रीम्स होती हैं, एक नेचुरल बाल की, एक थोड़ी सी ट्रीटेड बालों की और एक जो बहुत ज़्यादा ट्रीटेड है। तो वो भी मेक श्योर करना सैलून वालों का काम है कि वो आपके बालों में आपके हिसाब की क्रीम लगाएं। क्योंकि अगर उन बोले वो तो खत्म हो गई, चलो ये अब लगा दूसरी देते हैं। लगा दो, उससे 10 मिनट्स में बाल गिर भी सकते हैं। Oh my God! अगर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग लगा दी तो। एक्सटेंसो के साथ भी यही सीन है सारी जितनी भी स्ट्रेटनिंग कि अलग अलग 3 तरह की आपके बालों के हिसाब से, जैसे आपका फेशियल्स है कॉम्बिनेशन ऑयली और ड्राई स्किन के, उसी तरह बालों का बालों भी में भी होता है। और ये स्ट्रैंड टेस्ट से पता चलता है कि कौन सी बेस्ट आपके ऊपर, और दोनों को मिक्स भी नहीं कर सकते, दोनों को मिक्स हाँ, कि आपको समझ नहीं आ रहा कि वर्जिन है या ट्रीटेड है। का प्रोपोर्शन बेसिकली दोनों में एक ही केमिकल यूज हो रहा है, दैट इज सोडियम थायोग्लाइकोलेट, ठीक है। अब उस किस बाल पे, किस पोरोसिटी पे, कितने टाइम ड्यूरेशन के साथ रखना है। अगर उन्होंने 1, 2, 3 नंबर की क्रीम्स बनाई हैं कंपनी ने, तो डेफिनेटली उसका एक टाइम पीरियड है। अगर आप मिक्स कर देंगे तो हाउ डू यू मैनेज द टाइम, होता ये बेसिकली। इनसे पहले जो आई थी तो उनके जो फटे हुए थे क्यूटिकल में से बम बिल्कुल फटा हुआ लग रहा था, वो इसी वजह से था कि उनका अंदर का हाइड्रोजन बॉन्ड भी निकल गया और कार्बन बॉन्ड भी अलग था। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल आपसे करना चाहूँगी एज सैलून ओनर। बहुत सैलून्स में अक्सर जैसे रश होता है और आपने डाई लगाया हुआ है या कोई केमिकल ट्रीटमेंट लगाया हुआ है, वो अगर टाइम के हिसाब से ज़्यादा लगा रह जाए तो क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? देखें, जो अभी आई थी जिन्होंने हाइलाइट्स कराई थी, वो हो सकता है कि टाइम ज़्यादा हो गया हो। जो प्रोफेशनल जगह होती है वो तो टाइमर्स होते हैं, आप टाइमर हर क्लाइंट के आगे लगा देते हैं। मतलब लाइक जहाँ मैं जाती हूँ वो एक अलार्म क्लॉक रखती है, टाइमर्स होते हैं ना, टाइमर होता है और ट्रर वो बजती है, टाइमर्स लगा देते हैं हर क्लाइंट के लिए। अब जैसे एक्सटेंसो की हम बात करें, उसमें 3 किस्म की डिफरेंट क्रीम्स आती हैं। अब हो सकता है एक बाल में 3 क्रीम्स भी लगने वाली हों, 3 टेक्सचर्स बालों के आ गए ना, ये वर्जन आ गया, ये आपका जो है मिड बैंड जो है, ये आपका जो है हो सकता है डिहाइड्रेटेड हो या व्हाटएवर, मुझे बालों का इतना वो नहीं इसमें एक्सटेंसो का। और ये वाले जो है, ये वाले बाल जो है, ये तो आपके वैसे बहुत डिहाइड्रेटेड होते हैं, बिकॉज ये लटक रहे होते हैं, हाँ, और ये बहुत ड्राई होते हैं। तो हो सकता है कोई ऐसा बाल भी आ जाए कि आपको 3 क्रीम्स भी मैनेज करना पड़े, बट ये तो आपकी हेयर एक्सपर्टीज़ है कि आप उसको किस तरह मैनेज करते हैं। डाई का भी यही है कि अगर आप ज़्यादा देर डाई लगा रहने देते हैं तो वो डार्कर टोन्स में चले जाते हैं ना, जो आपने डेवलप किया हुआ होता है वो डार्कर टोन में चला जाता है। अच्छा, देखिए, वैसे बाल ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। वेस्ट में तो इसकी बाकायदा लाइसेंस होता है, लाइसेंस होता है और वहाँ पे फिर इन चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। देयर बुक्स ऑन इट, देयर कोर्सेज ऑन इट। हाँ, सो यहाँ तो जब एक सैलून ओनर हायर करती है लड़की को तो वो कहीं से पढ़ी भी नहीं होती, लेकिन हाँ उसका 30 साल का या 20 साल का एक्सपीरियंस जो है वो उसको हेल्प कर रहा होता है। हाँ, वो वाली चीज़ है। तो फिर ये भी एक बड़ा रिस्की चीज़ है। हाँ, थ्योरी इतनी मैटर नहीं करती जितना आपका प्रैक्टिकल काम। हाँ, जितना प्रैक्टिकल काम करते हैं उतने एक्सपीरियंसेस आपके पास ज़्यादा आते हैं। ऑब्वियसली दे बोथ गो हैंड इन हैंड। क्या आपकी बेसिक तो बैठी होती है। हाँ, बिल्कुल बेसिक्स आपकी होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली फिर आप ज़्यादा सीखना शुरू हो जाते हैं। और फिर बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपने कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट बालों का कराया है तो आप फिर उसमें उसके मुताबिक, जिस तरह स्किन का है कि रिटेल प्रोडक्ट्स आपने प्रॉपर्ली यूज़ करने, इसी तरह बालों का भी है। आपने फिर अगर केराटिन या एक्सटेंसो करा लिया तो आपने सोडियम फ्री शैम्पू, जैसे आपने स्ट्रेटनिंग या रिबाउंडिंग करा ली और फिर आप घर जाके अपना वही नॉर्मल शैम्पू यूज़ करें, ये आप नहीं कर सकते। आपको फिर थोड़ा टेक केयर करना होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा करना।
थैंक यू सो मच आप लोगों की एक्सपर्ट राय का जो आपने हमारी आवाम को दी, जिनको बहुत सारे लोग, बहुत सारे अलग अलग क्लिनिक्स और बहुत सारे अलग अलग जो सैलून्स हैं वो उल्लू बनाते हैं और उनको गलत गाइडलाइंस देते हैं और वो फिर मासूमियत में गाइडलाइंस में आ भी जाते हैं, पैसों की भी बर्बादी होती है और उनके वो रिजल्ट्स भी नहीं आते, बल्कि उल्टा खराबियाँ हो जाती हैं। सो सही जगह का इंतखाब करें, रिसर्च करके जाएं। आपसे यही कहूँगी क्योंकि ये वाली चीज़ ऐसी है ना जो एक बार चली जाती है वो दोबारा वापस बहुत टाइम लगता है आने में। बाल जल गए हैं तो जल गए हैं, उसको कुछ नहीं हो सकता, फिर उसको टाइम लगेगा, कट करवाना पड़ेगा। स्किन खराब हो गई है तो फिर वो भी एक वेटिंग लिस्ट में आपको जाना पड़ेगा। सो ये वाली वो चीज़ें हैं कि दर्जी ने कपड़ा ख़राब बना दिया तो फिर ठीक है ना, वो नहीं पहनेंगे दूसरे पहनेंगे, ये आप हटा नहीं सकते। तो इसलिए इस चीज़ में बड़ा कॉन्शियस होना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर शो और उम्मीद है कि आज कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आपने सुनी होगी जो आपको हेल्प आउट करे आपकी ज़िंदगी में, इसलिए दुआओं में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़। Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 live on A Sports.